everyone, welcome to Teaching Mantra and this is Divyangna. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing great and staying focused on your study. So जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि भाई आपका एक्सट्रेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बहुत जल्दी आपको आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में हम देखेंगे भाई एक्सट्रेट टीजीटी साइंस दिसंबर 2023 का आपका पेपर है. यहां से आपको पता चलेगा कि एग्जाम लेवल कैसा था, किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए थे बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से. ठीक है, सो बेसिकली आज हम यहाँ पे 2023 का जो एग्जाम है इस पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ पॉजिटिविटी एंड विद अ स्वीट स्माइल. लेट्स स्टार्ट. चलिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. यदि ध्वनि तरंग का आयाम दुगुना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता किस गुणक में बढ़ जाती है? इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस देन द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ. ठीक है, तो पहले बात समझना कि जो आपकी लाउडनेस होती है, जो पॉइंट्स देखो, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं चाहूंगी तो आपको आई और डायरेक्टली आंसर बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए. ठीक है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका ये कभी नहीं है. मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि आपको जो आंसर है वो तो बताना है कि वो कैसे आया, क्यों आया. उसके साथ में जो अदर ऑप्शंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कि आपकी एग्जाम रेलिवेंट होगी, जहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको इस पीवाईक्यू में बता दूंगी. ठीक है जी. क्या होगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, थोड़ा सा लंबा चला जाए, बट आप स्पीड बढ़ा लेना, 2x कर लेना, जितनी चाहो उतनी कर लेना. ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले बात समझना, ये कह रहा है लाउडनेस की बात कर रहा है और जो हमारा लाउडनेस होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है उसके स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. आपको यहाँ पे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड कितना है, ये कह रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस ऑफ साउंड का दुगना हो जाए तो ये कितना हो जाएगा लाउडनेस, भाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर. सिंपल. अब बात समझना, जो लाउडनेस है, साउंड कितनी लाउड होगी वो क्या बता रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड होता है. देखो जितना एम्पलीट्यूड लो होगा, आप ये देख रहे हो लो है ना, जितनी ये कम 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 रहेंगी, यानी एम्पलीट्यूड आपका कम है, उतनी लाउडनेस आपकी साउंड की कम रहेगी. और यहाँ पे देखो हाई एम्पलीट्यूड है ना, ये जो वेव्स जा रही है देखो कितनी ऊंची ऊंची जा रही है, ऊंची, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी. ये हाई है और ये जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो किस चीज को बताता है, साउंड में बता देना, लाउडनेस को बताता है. दूसरा पॉइंट आप एक और देखो, अगर वो आपसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी के बारे में, अगर वो आपसे पूछ ले किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है आपकी पिच को. ठीक है, किसको बताती है, पिच को बताती है. अगर पिच आपकी ज्यादा होगी और पिच आपकी लो होगी, या अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी आपकी ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से जो आवाज होती है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है. कैसी हो जाती है, पतली. और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है तो आपकी पिच भी लो हो जाती है, और जिसकी वजह से जो आवाज होती है वो भारी होती है. ठीक है, दिस इज द रीजन कि जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज पतली होती है, क्योंकि उनकी पिच जो होती है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा पिच होने की वजह से उनकी साउंड कैसी होती है, बेसिकली पतली होती है, लड़कों की भारी होती है. अब अगर वो आपसे एक और क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, एक और पॉइंट आता है निकल के, अगर आपसे पूछ ले बताइए कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो बता देना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हुए, कितना कंपन हुआ. आप ये देख रहे हो, ये जो वाइब्रेशंस हैं एक एक सेकंड में कितना कितना वाइब्रेट हो रहा है, कितना कितना कंपन कर रही है आपकी साउंड, ये किसको बताती है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बताती है. ये क्या होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड आपके होते हैं. ठीक है, बात आई समझ में, आई होप यू आर क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से. ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण बल की परास होती है, जो रेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, आप देख सकते हो वो कितनी होती है. पहले समझो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, क्या है ना, जो किसी भी दो मासेस के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है. क्या होता है, सॉरी गाइस, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है.
और ये क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, आप सभी को पता होगा, G इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप यू ऑल हैव टू नो अबाउट इट एंड ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे G होता है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल बात आई समझ में। अब ये जो M1 M2 होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उन दोनों के मासेस हैं। M1 पहले ऑब्जेक्ट का मास, M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। जो ये R स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये इनकी डिस्टेंस होती है सेंटर के बीच की, है ना, यानी कि इनकी डिस्टेंस है, जो हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं उनका जो सेंटर है, उनके बीच की जो दूरी है वो हम लेते हैं इससे, R से। बात आई समझ में। चले, अब आप मेरी बात समझना, आप अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कितना ही दूर करते चले जाओ, कितना ही इनकी जो बीच की दूरी है उसको आप बढ़ाते चले जाओ, रेंज को बढ़ाते चले जाओ, सो क्या होगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन क्योंकि कभी भी समाप्त नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू कैसी आती है, इनफाइनाइट आती है, अनंत आती है। सो सेकंड इज द राइट आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल, देखिए बहुत इजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, जैव दीप्ति पाई जाती है, बायोल्यूमिनेंस अकर्स इन। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, बायोल्यूमिनेंस, बायो मतलब जो भी आपके जैविक चीजें हैं, यहाँ पे उनकी बात चल रही है, लिविंग्स की बात चल रही है। और ल्यूमिनेंस, ये जो वर्ड लिया जाता है, ये लाइट से लिया जाता है। किससे बिलोंग होता है, लाइट से। तो यानी पहले समझो, बायोल्यूमिनेंस एक हमारे ऐसे जीव होते हैं जिनकी बॉडी से लाइट एमिट होती है। और क्यों होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बात आई समझ में। आई होप यू ऑल क्लियर गाइस। सो अब बात समझना, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझ लो पहले, उसके बाद में इसके आंसर की तरफ बढ़ती हूं। ये जो आपके बायोल्यूमिनेंस होते हैं, इनके बॉडी में एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक क्या होता है, एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, और उस पदार्थ का नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका ल्यूसीफेरिन। ठीक है, ल्यूसीफेरिन। और एक इनके अंदर एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरोस। क्या होता है, ल्यूसीफेरोस। ठीक है, ये दो बात याद रखना। और दूसरा, ये जो लाइट एमिट करती है, ये लाइट कैसी होती है, ठंडी, कोल्ड होती है। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट को एमिट करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं अपनी बॉडी में से। बट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक ये जो लाइट एमिट हो रही है, ये एक केमिकल इनकी बॉडी में क्या होता है, रिएक्शन होती है, उसकी वजह से होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ये लाइट इनकी बॉडी से निकलती है। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सिलेंट्रेटा और टीनाफोरा। ठीक है, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, अगर आपसे पूछ ले तो जो टीनोफोरा होता है उसके अंदर आपकी क्या आती है, कॉम्ब जेलीज आती है ना, कॉम्ब जेलीज इसके अंदर आती हैं। और दूसरा जैसे मान लीजिए सी वॉलनट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सी वॉलनट्स, ये दो याद रखना। और अगर सिलेंट्रेटा की बात करेगा अगर आपसे सपोज, ठीक है, आपसे पूछ लिया सिलेंट्रेटा, सो इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर जो आपकी मून जेलीफिश आती है। कौन सी आती है, मून जेलीफिश। आपने देखा है एक पटवीजना होता है जिसको कहीं कहीं पे जुगनू बोलते हैं, पटवीजना बोलते हैं, फायरफ्लाई उसको बोलते हैं, ये है ना, ये रात को देखना कभी इसको, ये अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करता है ना, जलता है अंदर से। बात आ रही समझ में, कैसी लाइट होती है, वो कोल्ड लाइट होती है। कहीं कहीं पे आप उसको पटवीजना बोलते हो, कहीं कहीं पे जुगनू बोलते हो, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश में फायरफ्लाई उसको आप बोलते हो। सो ये वही है, दैट इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेंस के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कॉम्ब जेली ऐसी होती है, कॉम्ब जेली है ना, कंघे की तरह, ये जेलीफिश हो गई, ये ग्लो वॉर्म्स होते हैं। सो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोर्स आपको दी गई है जो कि F वेक्टर में है, और ये आपको फोर्स दी गई है, ये किसी 5 kg के ऑब्जेक्ट पे लग रही है, वो भी 10 सेकेंड में। सो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा, पहले आप मेरा क्वेश्चन समझ लेना। देखो भाई, सबसे पहले ना आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया मेथड।
उसके बाद आपसे जो भी पूछा है उसको आप लिख लीजिए और उसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए जो आपको निकालना है। सपोज आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी का आई होप आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, दैट इज डेल्टा v इज इक्वल्स टू a इंटू टी। अब a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम। अब देखो टाइम आपको गिवन है, ठीक है, लिख लो इसको भी, t आपको गिवन है जो कि है 10 सेकंड का, ठीक है, और आपको क्या निकालना है एक्सीलरेशन निकालना है। और एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, फोर्स की हेल्प से निकाल लोगे। आपको यहाँ पे फोर्स दी हुई है, पहले चलिए फोर्स को सॉल्व करते हैं। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 6k कैप। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड आई होप सभी को आता होगा निकालना। सो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9 और 6 का होता है 36, ठीक है। सो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा। सो दैट इज 7 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो 7 न्यूटन आपकी फोर्स आ जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना है आपको, जब आपने फोर्स निकाल ली अब इसको आप रख दीजिए कहां पे, आप इससे निकाल लीजिए एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कितना होता है, फोर्स आ गई। अब F इज इक्वल्स टू मां होता है, मां, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मां यानी m इंटू ए। मास आपको दिया हुआ है कितना 5 kg, यहां पे आप पुट कर दीजिए, m हो गया 5 और a हो गया आपका कितना 7, a हो गया आपका 7। आपको निकालना है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 7/5, सिंपल 7/5 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब आप इस एक्सीलरेशन को उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए, किसमें, डेल्टा v में। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन है 1.4 और टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सो यानी b इज द राइट आंसर विच इज 14 मीटर पर सेकेंड। ऑल क्लियर। चलिए जल्दी से आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इस साइड हो जाती हूं, आप इसको फटाक से देखेंगे। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण सूचक हैं और ये किन से बने हुए हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ। पहले समझ लो लाइकेन्स होते क्या हैं। लाइकेन्स हमारे ऐसे दो अलग अलग जीव होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं। ये आपके लाइकेन्स हैं, आप देख रहे हो डायग्राम में, ये क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग जीव होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एक साथ रहते हैं। और एक साथ रहने पे ये क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक साथ रहने पे ये एक सिम्बायोटिक क्या बनाते हैं, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको आप बोलते हो सहजीवी संघ। ये क्या बनाते हैं, एक सहजीवी संघ बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं, हेल्प ईच अदर, उसको हम बोलते हैं लाइकेन। चलिए ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख दी। लाइकेन ऐसे दो अलग अलग जीव जो एक साथ रहकर सहजीवी संघ बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइकेन्स। दूसरा, इनके पास रूट्स नहीं होती, बात समझना, इनके पास रूट्स नहीं होती। क्योंकि इनके पास रूट्स नहीं होती तो ये क्या करते हैं, ये सीधा हवा से अपने पोषक तत्व लेते हैं। कहां से लेते हैं, फ्रॉम एयर, ठीक है, हवा से इनको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो ये हवा से लेते हैं। अब हवा के अंदर प्रेजेंट होता है आपका SO2 जैसा पॉल्यूटेंट, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जैसा पॉल्यूटेंट जो होता है वो आपके हवा में मिलता है और जो इनको क्या करता है, परेशान करता है। कौन करता है, SO2 करता है। इसीलिए इनको बोला जाता है ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कौन, लाइकेन होते हैं। बात है समझ में। तो चलिए अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल होगा आपका, ये आपके जो पार्ट्स होते हैं, आपका एक तो एल्गल वाला पार्ट और दूसरा आपका फंगल पार्ट इसके अंदर आता है। तो यानी जो आपका कौन सा है, आपका जो साइकोबायोन्ट है और जो आपका माइकोबायोन्ट है, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। ये आपका एल्गल पार्ट होता है, इसको भी आप देखेंगे एल्गल पार्ट, और ये वाला आपका कौन सा होता है, फंगल पार्ट कहलाया जाता है। कौन सा होता है, फंगल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो एल्गल पार्ट होता है ये क्या करता है, यहाँ पे इसको भी देख लो, ये बेसिकली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और क्या करता है, फूड बनाता है,
क्या करता है, फूड बनाता है, ठीक है, भोजन बनाता है। और ये जो फंगल वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, ये इस वाले पार्ट की हेल्प करता है, ठीक है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसको क्या करता है, जो भी इसको पोषक तत्व चाहिए वो इसको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसकी मदद करता है। इसको क्या करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। कौन, फंगल वाला पार्ट, ठीक है। इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। कौन, फंगल वाला पार्ट। सो ये इनके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए, तो देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी एक ही क्वेश्चन में, आपको कितनी सारी चीजें पता चल गई। और कई बार इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, आपके साइनोबैक्टीरियाज आ जाते हैं, ये भी याद रखना है, जो आपके नील हरित बैक्टीरियाज होते हैं, कई बार ये भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। और एक और बात देखो, एक और पॉइंट इसमें याद रखना, जहां पे आपके लाइकेंस बहुत पाए जाएंगे, जहां पे आपके लाइकेंस बहुत होंगे, तो इसका मतलब वहां की जो हवा है वो कैसी है, स्वच्छ है, ठीक है। जहां पे आपको बहुत सारे लाइकेंस मिलेंगे ऐसे समझ जाओ कि वहां की हवा साफ है। और जहां पे आपको लाइकेंस कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो समझ जाना वहां पे हवा कैसी है, दूषित है। कैसी है, दूषित है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। बस ये इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है अगर आपको, इसीलिए इनको बोला जाता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, इसीलिए इनको बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट होता है जो इनको परेशान करता है, डेट इज SO2, ठीक है, SO2। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, हाँ जी 6th क्वेश्चन है ये, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। बात समझना, नहीं पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। किसकी बात कर रहा है, अपर प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा है। तो देखो भाई, पहला आता है, बच्चा जब अपर प्राइमरी स्टेज पे होगा तो सबसे पहले वो चीजों को ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व कैसे करता है, अपने सेंसेस के थ्रू, है ना, अपने इंद्रियों के थ्रू बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक बात है ना। और ये सारे किसमें आते हैं, आपके साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। उसके बाद है ग्राफ प्लॉट करेगा, ये भी ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी खुद से हाथों से जब बच्चा करके सीखता है, अनुभव करता है, एक्सपेरिमेंट करके जब वो एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। उसके बाद चौथा इसमें कौन सा नहीं है, तो फोर्थ वाला ही नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी विषय को अमूर्तन के द्वारा समझना, लर्न द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हम जब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ना, बहुत जटिल है, अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको अगर मैं बोलूं एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ ऐसे ही, मैं कहानी की तरह, टीचर आया, उन्होंने कहानी की तरह पढ़ाना स्टार्ट करा और उन्होंने बोला कि देखो ऐसे ऐसे हम ये करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं, ये लिखिए, चलिए लॉज ऑफ मोशन लिखिए, 3 लॉज है न्यूटन्स के, बच्चा लिख रहा है, ठीक है। अब वो ना तो कोई भी चीज देख पा रहा है, ना एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, ना प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, ना इंक्वायरी कर पा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा। सो जब हम यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो जब हम उसको सिर्फ अमूर्त तरीके से बच्चे को बता रहे हैं, है ना, बच्चा सिर्फ लिखने पे फोकस कर रहा है, कोई चीज विजुलाइज नहीं कर पा रहा, कोई चीज देख नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सो ये वाली जो टेक्निक होती है, इसको आप अपर प्राइमरी स्टेज पे यूज नहीं करते हो। जब बच्चा बड़ी क्लासेस में आ जाता है, ठीक है, सेकेंडरी में चला जाता है, वहां पे आप यूज कर सकते हो कि ठीक है, आप आए, आपने किसी चीज को स्टोरी की तरह बताना स्टार्ट करा, बच्चे ने खुद से एक तरीके से उसके माइंड में है ना, वो बेसिकली उसके माइंड में इमेजेस आने लगी, उस चीज की सोचने लगा, सो वो वहां पे काम करेगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अपर प्राइमरी स्टेज, देन एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, है ना। अमूर्त तरीके से आप बच्चों को नहीं समझाएंगे, या तो आप उनको दिखाएंगे, ऑडियो विजुअल्स का यूज करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करेंगे। सो थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना, नहीं करना, ये मेथड नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है गिब्बन, सूंड वाला बंदर, ये है गिब्बन भाई साहब, ठीक है जी, ये है हमारे सूंड वाले बंदर, ये देखिए, और ये हमारे हैं राइनोसेरस, ठीक है। अब ये कह रहा है ये किस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में के उपक्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी गिब्बन्स जो है, मंकीज जो है, राइनोसेरस जो है, फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल एरिया, रीजन बताना है।
तो देखो सबसे पहले इसके पीछे एक ट्रिक होती है, उसको आप समझ लो, ठीक है। अगर आप भूल जाओ तो ये जो आपके ये ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं, इनको भी हम अलग अलग सब रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और वो कौन से सब रीजन होते हैं? वो होता है आपका डैडर्स आई एम बोर सूजा थाईलैंड। ये ट्रिक है, इससे आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। डैटर्स मैं यहां पे लिख देती हूं आई एम बोर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आई एम बोर सूजा थाईलैंड। ये एक ट्रिक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी एक बार आप देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। आई का मतलब होता है यहाँ पे इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज आती हैं। एम से आती है आपकी डेटर्स मलेशिया, ठीक है, एम से आ गया आपका मलेशिया। बी से आ गया आपका बोर्निया। कौन सा आ गया? बोर्निया। सू से आ गया आपका सुमंत्रा, ठीक है। जे से आ गया आपका जवान, जावान आता है, जावान। और जावान के बाद टीएस से आपका थाईलैंड हो गया, ठीक है। सो ये इसके अंदर अलग अलग आपके क्या आते हैं? कंट्रीज आते हैं। पहले आप इसको देख लो, आई एम बोर सूजा थाईलैंड। अब ये जो कंट्रीज आते हैं ये कौन से सब रीजन में होते हैं? ये होते हैं आपके इंडो मलायन उपक्षेत्र में। ये होते हैं किस में होते हैं? इंडो मलायन, ठीक है, इंडो मलायन। अगर आपसे पूछे कि बताओ ये गिब्बन कौन से वाले क्षेत्र में है, तो बता देना ये जो गिब्बन है ये आई एम वाले पार्ट में है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बताइए ये सूंड वाला बंदर कहां मिलेगा, तो सूंड वाला बंदर बता देना ये सूजा वाले पार्ट में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सूजा, यानी सुमंत्रा और जवान के अंदर ये बेसिकली आपको मिलेंगे। और अगर ये राइनोसेरस की बात करते हैं तो बता देना, सॉरी, ये अगर है आपका ये जो सूंड वाला बंदर है ये आपका मिलता है बोरिया वाले पार्ट में। किसमें? बोर्निया में। और अगर आपका राइनोसेरस है तो ये वाला बता देना ये आपका मिलेगा सूजा वाले पार्ट में, यानी सुमंत्रा और जवान में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहां पे पाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागर में मुख्य उत्पादक हैं, जो आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं किसमें? ओशियंस में। वो कौन से होते हैं जल्दी से बताना है। तो देखो ओशियंस के अंदर जो आपके डायटोम्स होते हैं ये आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ये डायटोम्स क्या होते हैं? ये हमारे माइक्रोस्कोपिक, क्या होते हैं? हमारे माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर आपकी क्लोरोफिल पाई जाती है। इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इनके अंदर क्या होती है? एक सिलिका वॉल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहां पे? ओशियंस के अंदर। किसमें? ओशियंस में, समझिए। इसीलिए इसको बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स। बस इतनी सी बात है ना। तो ये आपके कौन होते हैं? डायटोम्स होते हैं। अब एक और बात है, अगर हम बात करेंगे किसकी, ये जो होते हैं आपके यूग्लिनाइट्स। यूग्लिनाइट्स आपके मोस्टली इन फ्रेश वाटर में मिलेंगे आपको। कहां पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर में। और जो आपके होते हैं डेटर्स डाइनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, ये जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, बट ये चीफ नहीं होते, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। ऑल क्लियर गाइस? कमेंट सेक्शन में बताना भाई सेशन कैसा लग रहा है, तो कमेंट से बता देना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा भौतिक विज्ञान पाठ का आधारभूत घटक है? इनमें से कौन सा एलिमेंट है किसका? फिजिकल साइंस लेसन का। तो देखो सबसे पहली बात, टाइटल ऑफ लेसन, अगर आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूं सपोज सॉल्यूशंस के बारे में, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको मोशन पढ़ा रही हूँ फिजिक्स में, तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी? उसका टाइटल ही तो बताऊंगी, या फिर मैं सीधा आऊंगी और बस मोशंस के टाइप में ऐसे बताने लगूंगी, देखिए भाई टाइप ऑफ मोशन ये होते हैं, जब हम ऐसे चलते हैं इसको ये वाला मोशन कहते हैं, ये कहते हैं। पहले आप आओगे क्लास में, बच्चों को ये तो बताओ आप पढ़ाने क्या जा रहे हो, किस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हो। अगर मैं आज आपको यहाँ पे एस्टेट टीजीटी साइंस का पेपर एनालिसिस करा रही हूँ, तो मैंने पहले आपको बताया कि आज हम करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस का पेपर सॉल्व, ठीक है। फिर उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर मैं आप प्रेजेंटेशन दूंगी, ऑब्जेक्टिव। सो ये सारे पॉइंट्स एक क्या होती है? सीरीज होती है। तो टाइटल ऑफ लेसन इसमें आता है, इंट्रोडक्शन आता है, फिर आप प्रेजेंटेशन देते हो। सो दैट्स व्हाई ऑल द ऑप्शंस आर राइट, ठीक है।
ये देखो आपके लिए लेके आए हैं एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लान। कौन कौन सा होता है? टाइटल भी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज करेंगे कि आपको वो चीज कैसे पढ़ानी है ना। उसके बाद है टेक्स्ट और रेफरेंसेस का यूज करेंगे, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, समरी और फिर लास्ट में असाइनमेंट्स। सो इस सारे के सारे इसके क्या होते हैं? मुख्य घटक होते हैं। चलिए आगे बढ़े भाई। निम्नलिखित में से कौन सा, अभी आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पे आयरन दिया है, एक जगह आपको सल्फर है और ऑक्सीजन है। आपको बताना है करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हर एक का रिप्रेजेंट करके। यहां पे आपको दिया है कि 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट आपको यहां पे दिया हुआ है, उसका ऑलरेडी गिवन मास है। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना इस तरह के क्वेश्चन से हर बार आपके एग्जाम में आता है। कहीं आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकलवाने के लिए पूछ लेगा, कहीं आपको गिवन मास होगा तो आपको उसका जो मास होता है वो निकलवाने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। कहीं आपसे कुछ पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये देखो क्वेश्चन में देखो 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट, पहले तो यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट। सो क्या होता है फेरिक सल्फेट? Fe2, ठीक है, Fe2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 3, ठीक है। अब आप इसका पहले अलग अलग निकाल लीजिए, सबका अलग अलग। हमने निकाला आयरन, ठीक है भाई, आयरन का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 2 क्यों लिया? क्योंकि इसके Fe यानी आयरन के यहाँ पे दो क्या दिए हुए हैं? मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, दो एटम्स दिए हुए हैं। सो Fe इंटू 2, और आयरन का कितना होता है? यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है 56 है, ठीक है। 56 इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। फिर आपने निकाला सल्फर, और जो सल्फर है इसका कितना है? 3। ध्यान से यही चीज आपको ध्यान रखनी है, खाली एस मत लिख देना। एस के साथ बाहर ब्रैकेट के 3 है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू, और सल्फर का कितना है? यहाँ पे 32 दिया हुआ है। सो कितना हो जाएगा? जल्दी से आप बताएंगे मुझे। सल्फर का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 32, 3 2 6 होते हैं, 3 3 9 होते हैं। सॉरी, ये वाला आपका आएगा 112, है ना, ये 112 हो गया, ये आपका 96 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका O4। तो ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के हो जाएंगे 12, ठीक है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, सो यानी 12 इंटू कितना हो जाएगा? 12 इंटू 16 आप यहाँ पे करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 16 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? डेट इज 6 टू 12, यानी कि 192 आ जाएगा, ठीक है, 192 आ जाएगा। सही बात है। चलिए, यानी 112, 96 और 192। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जो टोटल मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा? ठीक है, 6 6 2 8 और 2 10 10, यानी कितना आ जाएगा? डेट इज 400 आ गया। जो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके पास वो कितना आ गया? 400 आपके पास आ गया, ठीक है। हाँ जी, इतने ग्राम पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसका ऑलरेडी गिवन था, तो जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जो भी आपको मास गिवन है, ठीक है, यानी गिवन मास अपॉन, यहां पे हम क्या लेते हैं? टोटल मॉलिक्यूलर मास लेते हैं या मोलर मास लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 40 है। यहां से आप मोल्स फाइंड कर लोगे, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 400 आ गया। जब आप इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा? डेट इज आपके पास आ जाएंगे 0.1 मोल। इतने मोल्स आपके पास आगे नहीं आ गए, 0.1 मोल आपके पास आ गए। अब आप इन 0.1 मोल्स को उठा के आप क्या कर सकते हो? अलग अलग आपको मोल्स निकालने हैं, ठीक है। अब आप अलग अलग मोल्स निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? चलिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अलग अलग मोल्स? सिंपल, आप पहले इस Fe2 के अंदर रख दीजिए, ठीक है। देखो एक बार, अगर मैं इस Fe2 में रख दूं तो आयरन के कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.1, तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ गए आयरन के। इसी तरीके से S3 में रख दीजिए, तो 3 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 0.3 आ गया। इसी तरीके से O12 में रख दीजिए, तो 12 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा, ठीक है, 1.2 आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे हुआ है ना? पहले आपने फॉर्मूला लिखा, फिर उसके अलग अलग आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, तीनों को ऐड कर दिया, फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, और यहां पे जो फॉर्मूला था वहां से आपने इनके फॉर्मूले में रख के अलग अलग आयरन का अलग निकाल लिया, सल्फर का अलग और ऑक्सीजन का अलग, ठीक है। एक बार आप जल्दी से देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट कि द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पजेस 4 लेयर्स। ये आपको एक एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है, इसके क्या है 4 लेयर्स हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आउटसाइड है ना, बाहर से अंदर की तरफ आपको जाना है, तो कौन सा इसमें होगा? जब हम कहां से जा रहे हैं? जब हम आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं। तो अब आप देखो इसमें जो सबसे आउटसाइड लेयर है, सबसे बाहर, दैट इज सिरोसा। सिरोसा सबसे ज्यादा बाहर है। दूसरे पे आती है आपकी कौन सी? मस्क्यूलेरिस। ठीक है, कौन सी आती है? मस्क्यूलेरिस। तो ये देखिए मस्क्यूलेरिस है। उसके बाद आती है आपकी कौन सी? थर्ड लेयर, दैट इज सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा, और फिर देखिए सबसे अंदर की तरफ इनर वाली, दैट इज म्यूकोसा। तो कौन सा बनेगा इसके हिसाब से अगर आप सीरीज देखेंगे? सो दैट इज सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रकाश किसी एक प्रिज्म से अपवर्तित होता है, प्रिज्म का विचलन कोण है। एक लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज। आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, क्या होने वाला है। तो देखो भाई, आपको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है? जब आप प्रिज्म से लाइट को, मान लीजिए आपने प्रिज्म से लेके एक लाइट छोड़ी, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, वो वहां से टकराएगी, उसका एंगल चेंज हो जाता है और लाइट की जो डायरेक्शन होती है बदल जाती है, अपोज हो जाती है। ठीक है, अपोज होने के बाद वो एक एंगल बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए इंसिडेंट रे आई, सिंपल इंसिडेंट रे आके और फिर ये ऐसे करके यहाँ पे एमर्ज होगी, तो इनके बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। ठीक है, तो यानी किसके बीच में बनता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, हमेशा याद रखना। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कार्यगत शोध संचालित करने की विकासशील अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल स्टेज? देखो भाई, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं अलग अलग, और डेवलपमेंटल स्टेज हम, ये आप देख रहे हो, डेवलपमेंटल स्टेज हम उसको बोलते हैं। देखो डेवलपमेंट, आपको विकास पता कैसे चलेगा? मान लीजिए आपने कोई प्लान निकाला, ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार है और वो कोई भी अलग अलग क्या लेके आती है? प्लान्स लेके आती है कि आज हमको यहाँ पे ये करना है, ठीक है, ये वाली चीज ऐसे करनी है, अलग अलग। अब क्या होता है, उसमें विकास हो रहा है, कैसे पता चलेगा? जब तक वो इंप्लीमेंट हम करेंगे ही नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पे कौन सा विकास हो रहा है? जब हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें उसमें गलतियां समझ में आएंगी, अरे यहाँ पे तो ये वाली कमी है, यहाँ पे तो ये वाली कमी है, फिर उसको हम क्या करते हैं? डिलिमिट करते हैं। समझ रहे हो? सो यानी विकास, जो डेवलपमेंटल स्टेज, वही स्टेज होती है जो हमको क्या बता रही होती है? जब हम किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो यानी जो हमारी अब चल रही है, दैट इज कॉल्ड अ डेवलपमेंटल, यानी विकासशील अवस्था। तो वो विकासशील कब होगा? जो आपने किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करा होगा, सिंपल। सो यानी इंप्लीमेंट करना, योजना कार्यान्वित कर आंकड़े, अब उससे जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल स्टेज बोलते हैं। सो सेकंड इज द राइट आंसर। अगर मैं डेवलपिंग एक्शन प्लान, अब मैं क्या कर रही हूं? मैंने कोई एक्शन प्लान बनाया, ठीक है, तो मैं उसको डेवलप कर रही हूँ कि ठीक है, मैंने सपोज मैंने आज ये करना है, ये करना है, मैं सिर्फ एक प्लान मैंने बनाया कि आज मुझे स्टूडेंट्स को जाके ये पढ़ाना है। तो वो जो मेरा प्लान है, उसको मैं क्या कहती हूँ? उसको मैं बोलती हूँ प्लानिंग स्टेज, जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं? प्लान कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग स्टेज। और अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करती हूँ प्रॉब्लम्स को कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, उसके बाद मैं उसको डिलिमिट करूंगी, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है फिर उसको क्या कहते हैं? डिलिमिट करना होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपकी प्राइमरी स्टेज। ये हमारी सबसे पहली स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्टेज। और इसी तरीके से फिर लास्ट में जब हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंक्लूडिंग स्टेज। कौन सी स्टेज होती है हमारी? कंक्लूडिंग स्टेज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपको यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है, आपको मैच करना है। और यहाँ पे अलग अलग आपको रिएक्शंस दी हुई हैं, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग वाला, वहां से ही आया है। तो आपको पता होना चाहिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है। फोटो मतलब होता है लाइट, तो जब हम प्रकाश की हेल्प से तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल। ठीक है, सो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो फोटोकेमिकल को बताती है? दैट इज 2 AgBr। सो
यानी इसके आगे आप ए लिख दीजिए, है ना, जिसको हम फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। कहां पे भी यूज करते हैं? फोटोग्राफी में। उसके बाद अगर थर्मल की बात करता है तो यानी यहां पे हम किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? यहां पे हम हीट की हेल्प से, है ना, थर्मल हीट यानी ऊष्मा की हेल्प से। तो कौन सी होती है? ये होती है आपकी KClO3 यानी ये वाली बी। उसके बाद नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहां पे हम किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी या करंट की हेल्प से जब हम यहाँ पे करते हैं डिकम्पोज, सो उसको हम बोलते हैं कौन सी? डेट इज सी। और जो डिस्प्लेसमेंट, जब एक से किसी दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है, वो हट जाता है अपनी जगह से, तो डेट इज डी। जैसे MgCuSO4 है ना, तो यहां से कॉपर जो है वो हट के अलग चला गया, डिस्प्लेस हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया? MgSO4 बन गया। सो डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, है ना, यानी ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद बी का 1, सी का ये, और ये आपका थर्ड हो गया। सो यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक निकाय नियत कोणीय त्वरण से केवल एक दिशा में गति कर रहा हो, तब निकाय के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब ये बिल्कुल सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर एक बॉडी मूव करती है किसी एक डायरेक्शन में, वो भी एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी बॉडी के थ्रू वो भी किसमें? nth सेकंड में। तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, Sn इज इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2 और 2n-1 होता है, जहां पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और n मतलब ये Sn की जगह आपने ये पढ़ा है ना st, एक ही बात है ना। n मतलब यहाँ पे उसने दे दिया कि हमको nth सेकंड में बताना है यानी टाइम, ठीक है। सो क्या आ जाएगा इसका? u प्लस 2n-1, ठीक है। एस इज इक्वल टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप करते हो, आपको सारी जितनी भी है ना ये सारे पता होना चाहिए, सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, पहली कौन सी होती है, दूसरी कौन सी है, फिर कौन सी है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, देन जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है तो समझ लो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे लेते हैं वो हमेशा क्या होता है? वहां पे जो लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया वहां पे एक फोर्स लगा, जो फोर्स लगा वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उसकी वहां की उस वेलोसिटी के। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और बदलाव किसमें आता है अगर आपसे पूछा जाए तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। किसमें आएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? हो सकता है कि वो सर्कुलर हो जाए, हो सकता है कि वो आपकी सर्कुलर हो जाए, हो सकता है कि वो आपकी कर्व्ड पाथ में चली जाए, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है ना। हाँ जी, परपेंडिकुलर होने की वजह से वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी, आपकी जो गतिज ऊर्जा है, जो आपकी किनेटिक एनर्जी है, ये दोनों की दोनों आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक कॉलाइडल सिस्टम दिया हुआ है ना, ये ऐसे वेन डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कॉलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं ये आपका कॉलाइड्स जो होते हैं, ये आपके पहली बात तो इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में भी आपके जो हेट्रोजीनियस पार्ट है ना, उसमें आपके मिश्रण में भी जो हेट्रोजीनियस होता है, जो विषमांगी मिश्रण होता है, उसमें आपके कॉलाइड्स आते हैं, ठीक है। उनके टाइप्स हैं कॉलाइड्स और सस्पेंशन। अब यानी जब इसके क्या होता है, एक पार्टिकल्स किसी दूसरे के ऊपर आपके चले जाते हो, बेसिकली सेटल नहीं होते। यानी अगर आप देखो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आप सभी के लिए, इसको आप समझ लेना अच्छे से, है ना, कि फोम जो है वो किस में आता है और किस में आता है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर आपसे पूछे इमल्शन का एग्जाम्पल, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि बताइए जो मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल है, फोम का है, एरोसोल का है, सॉलिड लिक्विड का है, किसका है, तो आपको पता होना चाहिए इमल्शन के अंदर आता है। कॉयडल में जो पार्ट्स हैं, जो टाइप्स हैं, उसमें इमल्शन के अंदर आपका मिल्क आता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टेबल अपने आप में हो जाती है, ठीक है जी। अब जो कॉयडल होते हैं उसमें देखो, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, फिर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। यहां पे आपको दिया हुआ था इस क्वेश्चन में कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखो द्रव्य की बात करती हूँ, ए वाले पार्ट की, यानी इसमें बात करती हूँ, तो आप देखो एक है आपका सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा आपको दिया हुआ है लिक्विड, ठीक है। जो दूसरा दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है, यानी ये है आपका सॉलिड प्लस लिक्विड का। जो बी वाला पार्ट है वो आपको दिया हुआ है किसका, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद आपको दिया हुआ है सॉलिड इन गैस,
और फिर जो आपको तीसरा दिया हुआ है डेट इज आपको दिया हुआ है लिक्विड इन गैस। ठीक है, अब आप मुझे बताना ये जो कंडीशंस है ये कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर आप पेंट को देखते हो तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है, सिंपल। अगर आप धुआं यानी बी वाले पार्ट की बात करते हो स्मोक की, तो किसका एग्जांपल है, सॉलिड। जो पार्टिकल्स होते हैं उसके सॉलिड होते हैं, वो गैस से मिल जाते हैं। और जो बादल है वो लिक्विड इन गैस का। सो यानी थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। अब अगर आपसे पूछे कि जो आपके कॉलॉइड्स होते हैं इनका साइज कितना होता है, तो 1 से 1000 nm होता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट, अगर आपसे पूछ ले कि जो सस्पेंशन होते हैं इनका साइज कितना होता है, तो आप बता देना 1000 nm से ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछ ले कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, कौन सा टिंडल इफेक्ट है ना, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट स्कैटर होती है। सो ये जो इफेक्ट होता है ये आपके कौन शो करते हैं, कॉलॉइड शो करते हैं और सस्पेंशन शो करते हैं। ये दोनों आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन होते हैं वो आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे मान लीजिए जब आप रूम में होते हो, ठीक है, आपने देखो एक छोटा सा होल होता है और वहां से सनलाइट आ रही होती है और साथ में आपने देखा होगा धूल के कण आ रहे होते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। तो आप देख रहे हो यानी किसी एक के पार्टिकल्स जब लाइट स्कैटर्ड हो जाए और आपको दूसरी चीज साफ दिखती चली जाए, आपको उस लाइट में क्या हो रहा है, वो कण डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क है उसके अंदर आपने सपोज लाइट जलाई, तो मिल्क के ऊपर क्या होते हैं, आपके फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको मिलेंगे, पानी आपको मिलेगा वहां पे, तो आप देखोगे ना तो लाइट वहां से स्कैटर्ड हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। सो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कौन शो कर रहा होता है, कॉलॉइड शो कर रहे होते हैं, सस्पेंशन शो कर रहे होते हैं। सो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में। आगे आ जाओ, सामान्य दृष्टि से अगर आप लीस्ट डिस्टेंस देखोगे विजन की किसी भी नॉर्मल अडल्ट की, वो कितनी होती है, वैसे तो इनफाइनाइट कहीं तक देख सकते हो, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस की बात करेगा सो दैट इज 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए, एक डिस्टेंस है, एक पार्टिकल है, वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है एक टाइम पे। तो आपको ऐसे दिया हुआ है कितना, 1.2 टी स्क्वायर, और एवरेज स्पीड आपको निकालनी है और टाइम दे रखा है कितना, 0 से टी सेकेंड। तो टी हो गया आपके पास 10 सेकेंड का टाइम। बात समझना, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस जितनी होगी, ठीक है, कितना जितना भी आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड करोगे अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए अब आप बता दीजिए, पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 का स्क्वायर। 1.2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डेट इज 100, एंड डेट इज कितना हो जाएगा, 120 हो गया। 120 मीटर आ गया, नहीं आ गया, जल्दी से आप मुझे बता दो। हाँ जी, आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसको इस वैल्यू में पुट कर दो 120 अपॉन 10, तो कितना बचेगा, सिंपल कितना आ जाएगा 120 अपॉन 10 करके, 12 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में सहज शैक्षणिक गतिविधि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द को करिकुलर एक्टिविटी। क्या बताना है आपको, को करिकुलर बताना है, बताएंगे कौन सी होती है। भाई देखो, ऑडियो विजुअल एड्स है, को करिकुलर बोलते किसको है, आप पढ़ाई के साथ बच्चों को अदर एक्टिविटीज भी कराइए। जैसे जब आप स्कूल में थे तो आपके सब्जेक्ट्स वाले पीरियड्स तो चलते थे कि अब मैथ्स का, साइंस का, साथ में एक ना एक पीरियड्स ऐसा होता था, एक ना एक टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पे आपको अपनी पसंद का काम करना है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को सिंगिंग पसंद है तो वो सिंगिंग क्लास में चला गया, किसी को डांस पसंद है वो डांस में चला गया, किसी को सपोज स्पोर्ट्स में जाना है तो वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए चला गया। दैट इज कॉल्ड, पढ़ाई से हटके जो अदर एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, इन अ गुड वे, उसको बोलते हैं हम को करिकुलर। अब यहाँ पे साइंस टीचिंग की बात कर रहा है, बात समझना, साइंस टीचिंग में, तो साइंस टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड्स, ये तो पढ़ाने में हम यूज कर रहे हैं,
टेक्स्ट बुक हम यूज करेंगे नहीं, ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये को करिकुलर में आती नहीं है। सो कौन सी आती है, दैट इज साइंस क्लब। आप बच्चों को ले जाइए तो बच्चा और अच्छे से समझेगा, है ना। कोई ऐसे वैसे क्लब में नहीं ले जाना है, ले जाओ उनको, क्योंकि साइंस टीचिंग की बात चल रही है, तो साइंस क्लब में आप बच्चों को ले जाइए, सिंपल, ठीक है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़े, अब आपको फिर से यहाँ पे कॉलम मैच करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है जल्दी से किसमें कौन सा ग्राम होगा, कौन सा मोल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है 28 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। क्या है, 28 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो यहां पे आपको ऑलरेडी हीलियम का क्या दिया हुआ है, मास गिवन है कि भाई 28 ग्राम है। अब आपको पहले हीलियम का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ना, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जहां पे मोल्स की नीड पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास की नीड पड़ेगी, मास है ना। अब हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। कैसे होता है 4, एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, 2 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख रही हूं, आगे मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। आगे मैं क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि सेम है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी आपको मास गिवन है, ठीक है जी, गिवन मास अपॉन जो भी आपका क्या आता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास आता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। ये आपका होता है फॉर्मूला, ये आपका होता है फॉर्मूला, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए अब हमको यहाँ पे क्या है, गिवन मास कितना है फर्स्ट वाले कंडीशन में, मैम 28 है, कितना है 28, और इसका कितना हो गया, मोलर मास 4 हो गया, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यानी कि पहले के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास 7 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ए। बात आई समझ में। चलिए अब मैं दूसरा वाला केस सॉल्व करती हूं, दैट इज 0.5 मोल ऑफ O2, ठीक है। O2 के आपके पास 0.5 मोल है। बात समझना, किसके, O2 के। ये क्या कह रहा है, मोल ऑलरेडी है, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, इसका मास निकालना होगा। आप पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास देख लो कितना होता है, O2, O का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स है, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू 0.5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, बी हो गया, बी, ठीक है, बी हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे तीसरा केस निकाल देती हूँ, ठीक है। थर्ड केस है आपका सामान्य लवण का अणुभार, लवण मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na का कितना होता है 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 58.5, कितना आ गया 58.5 ग्राम म्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं इसका, हाँ जी अणुभार पूछ रहे हैं, तो ये इसका सी हो गया। अब बचा हुआ तो डी हो जाएगा, कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट भी हम निकाल लेते हैं। सो फोर्थ वाला कैसे निकलेगा, कैल्शियम के 1.5 मोल दिए हुए हैं, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैल्शियम का 40, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 160 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा 60 ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 इंटू 40, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1.5, अरे यार एक मिनट, 1.5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 ग्राम आ गया। सो यानी ये इसका डी हो गया, ठीक है। सो अगर अब आप देखेंगे ए का हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कट हो गया, ए का हो गया सेकंड, उसके बाद बी का हो गया आपका 4, बी का हो गया 4, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बचे दोनों ऑप्शन, सी का हो गया आपका फर्स्ट, यानी सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। अब बात आई समझ में, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस निकालने होते हैं। बस आपको पहले तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, उसके लिए आपको सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का इतना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है। अगर आपको नहीं पता होगा एटॉमिक मास, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये इंग्लिश में, अच्छा ये फिर से हिंदी में बेसिकली रिपीट है ना, ये इंग्लिश में होना चाहिए था बट ये हिंदी में, कोई बात नहीं, आप इसको देख लेना।
उसके बाद है, अब देखो, जब 206 ग्राम ऑफ सोडियम ब्रोमाइड को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो मैक्सिमम मास बताना है सोडियम जो हम ऑब्टेन करेंगे वहां से उसका कितना होगा। तो पहले देखो, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr होता है, ठीक है, और इसका आपको ऑलरेडी मास गिवन है। अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। पहले तो क्या निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23 और ब्रोमाइड का कितना होता है 80 होता है। ब्रोमाइड का कितना होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। तो 80 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, है ना, 103। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो। पहले क्या फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सीधा फॉर्मूला गिवन मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 206 और ये कितना है 103। आप इन दोनों को कट करोगे कितना आएगा, 2 मोल आ जाएंगे। आपके पास 2 मोल्स आ गए, सिंपल 2 मोल आ गए। अब देखो, जब 1 ग्राम, बात समझना, जब 1 ग्राम यानी कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल ऑफ NaBr के अंदर कितना आपको दिया हुआ है, जो सोडियम है वो एक ही है ना, एक Na है। तो अगर हम 2 मोल की बात करेंगे तो Na यानी देखो, अगर आपसे एक के लिए पूछता, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मास कितना होगा, अगर सिर्फ 1 मोल की बात करेगा तो 23 हो जाते, 23 हो जाते। लेकिन जब एक के अंदर 23 है तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे, सिंपल 2 इंटू 23 कर दो तो कितना आ जाएगा, डेट इज 46 ग्राम। कितना आ जाएगा, 46 ग्राम, यानी सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, अगर 1 मोल में तो सिंपल 23 रहेगा, अगर 2 की बात करेगा तो फिर 2 में 46 हो जाएगा, और यहां पे आपको मैक्सिमम मास निकालना था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। इसमें देखो अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखो, जो पहला वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, 1,3 BPG में इसको लिख सकती हूँ। और इसके अंदर जो आपका एंजाइम बनता है वो कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, ठीक है, ये आपका हुआ। अच्छा, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं इसका, ये बेसिकली हम इसका यूज कर रहे होते हैं, सिंपल है, जब हम एडीपी से किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, एटीपी के अंदर, एडीपी से एटीपी में, ठीक है जी। अब इसी तरीके से जो दूसरा है इसको आप लिख सकते हो 3PGA, है ना, 3PGA आप इसको शॉर्ट में। और इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें जो आपका एंजाइम यूज होता है दैट इज पायरुविक काइनेज, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको यहाँ क्या बताना है, आपको बेसिकली यहाँ पे सेपरेशन मेथड बताना है कि हम इनको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, अलग अलग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। हाँ जी, अब इनको हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, तो देखो, अगर जल में तेल का मिश्रण की बात करते हैं, जल में तेल का मिश्रण कैसे अलग होता है। सबसे पहले देखो, सबसे आसान वाला ढूंढ लिया करो, जो सबसे इजी हो, फिर तो आप क्या होता है ना, एलिमिनेट करके इजीली आ जाता है आंसर। जैसे मान लो सबसे आसान है, आटे में मिला हुआ लोहे का चूर्ण, जल में नमक का मिश्रण, चावल के आटे में राजमा मिला हुआ। अब बात समझना, ये कह रहा है लोहे का चूर्ण, और तुम्हें पता है जो लोहा होगा वो उसी से अट्रैक्ट होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। अब आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी तो उसके अंदर आप चुंबक का यूज करोगे, सिंपल। सो यानी इसका आंसर बी हो गया, बी। बात आई समझ में, लोहा मैग्नेट से आप उसको अट्रैक्ट हो जाएगा। अब आता है, अगर चावल के आटे में राजमा मिला हुआ है, भाई आटा है, ठीक है, उसके अंदर क्या मिला हुआ है, राजमा मिला हुआ है। अब आप क्या करोगे, छान लोगे तो जो आटा होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और राजमा ऊपर रह जाएगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी हैवी पार्टिकल्स, वो ऊपर रह गया। सो इसको हम बोलते हैं छानना, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जल में नमक का मिश्रण, जो जल में नमक होता है उसको आप इवेपोरेशन से अलग करते हो। जब आप इवेपोरेट करोगे तो पानी क्या होगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, नमक। तो यानी वाष्पन से, किससे अलग करोगे, वाष्पन से, सी, और बचा हुआ डी हो जाएगा। बचा हुआ डी हो गया, पर इसको समझ लेते हैं कैसे हो गया। जल में तेल का मिश्रण, अब देखो, जो डिकेंटेशन होता है, निर्धारणा मतलब होता है डिकेंटेशन, इंग्लिश में बोलता है इसको, ठीक है। इसकी इंग्लिश है या नहीं है,
कोई नहीं, इसको आप ऐसे ही समझ लो, ये आपका हो गया इवेपोरेशन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक, ये हो गया आपका फिल्ट्रेशन, और ये होता है आपका डिकेंटेशन। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में लिख देती हूं, डिकेंटेशन। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या होता है कि ना मान लीजिए हम ऐसे मिक्सचर्स को लेते हैं जो आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो ऊपर ऊपर वाली चीज होती है, जो परत, जो लेयर होती है, उसको हम अलग कर लेते हैं, किसी और में ट्रांसफर कर लेते हैं, बचा हुआ आपका रह जाता है। अब जैसे जल में तेल है, आपको पता है ये हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी विषमांगी मिश्रण है। तो आप कभी भी अपने घर पे जाके आप करके देख लीजिए, जल के अंदर तेल मिलाइए, वो बेसिकली क्या होगा, मिलेगा नहीं, और जो लेयर होगी तेल की वो जल के ऊपर ऊपर तैरती रहेगी, तो वहां से आप ऑयल को अलग कर लेंगे और पानी अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके सेपरेशन मेथड्स दिए हैं, देखो ये सीविंग है, मैग्नेटिज्म, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है, जैसे आप अल्कोहल को और वाटर को आप अलग करते हो, एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसी इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ। सो इसका आंसर यानी ए का बनेगा आपका, अरे मैंने एक ए नहीं लिखा, जल में तेल का मिश्रण, ये ए है। ठीक है, ये ए है, ए, ये डी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। तो जल में तेल का मिश्रण ए, यानी ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आटे में मिला हुआ लोहा यानी थर्ड, बी का हो जाएगा थर्ड। जल में नमक, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बनता है, सेकंड बनता है जी। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, बस यहीं से आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब हाउ मेनी कैलोरीज ऑफ हीट की बात कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज होंगी, 210 वॉट बल्ब प्रोड्यूस करेगा 5 मिनट में, बात समझना। तो सबसे पहले तो आपको पावर दी हुई है ना, 210 वॉट, सबको पता है पावर की जो यूनिट होती है वॉट होती है। ठीक है, अब आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 5 मिनट, 5 मिनट। लेकिन अगर आप अपने आंसर्स देखोगे, सबसे पहले तो आप क्या क्या करना है, इस 5 मिनट को आपको चेंज करना है किसके अंदर, चलिए पैन गिर गया हमारा, ये जो 5 मिनट है, ठीक है, इस 5 मिनट को आप क्या करोगे, चेंज करोगे किसके अंदर, सेकंड के अंदर ले आओ। तो 5 इंटू कितने होती है एक मिनट में, 60 सेकंड होती है, कितनी सेकंड्स होती है, 60 होती है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा, सिंपल। अब एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर कितनी है 210, टाइम कितना है 300, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 63, है ना, 3 1 3 6, 63,000 जूल। ठीक है, इतने आपके जूल्स आ गए। लेकिन आपको क्या निकालना है, कैलोरीज में आंसर निकालना है। अब वो बोल रहा है 4.2, यानी एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल हैं। तो तुम मुझे बता दो इतनी यानी कितनी कैलोरीज आएंगी इतने जूल में। तो सिंपल क्या कर देंगे हम, 63,000 को आप डिवाइड कर दो 4.2 से, डिवाइड कर दो जल्दी से, किससे, 4.2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, दैट इज 15,000 कैलोरीज। कितना आ जाएगा, 15,000 कैलोरीज, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। बातें समझ में कैसे निकला है, ठीक है, ऑल क्लियर गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है भाई, तो बताना, ठीक है, कमेंट से बताना कैसा लगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई कोशिकाएं का सृजन पूर्व कोशिकाओं से ही होता है। विच साइंटिस्ट, यानी कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये एक्सप्लेन करा था कि जो सेल्स हैं वो टूटती हैं, डिवाइड होती हैं, और जो नई सेल्स आती हैं वो जो पुरानी सेल्स होती है उन्हीं में से निकलती हैं। तो किन्होंने बताया था, ये बताया था विर्चो जी ने। सेकंड इज द राइट आंसर, किसने बताया था, विर्चो, है ना, आपको पता होगा ये। देखो इन्होंने 1855 में 1859 में क्या दिया था, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, ये इन्हीं का था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने क्या बताया था, सेल का डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन, जिसको क्या बोला गया, मिटोसिस, है ना, मिटोसिस, इन्होंने बताया। अगर हुक की बात करेगा तो इन्होंने बताया था सेल्स इन कॉर्क, सेल्स किसमें, कॉर्क में, ठीक है, जिसको आप 2C या फिर CC बोल देते हो इनका। ठीक है, और अगर वो पूछे आपसे शाइडेन और श्वान का, किसका पूछे, शाइडेन और श्वान का, तो इनका आप बता देना। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स है वो बेसिकली बेसिक यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। तो इन्होंने यहाँ पे सेल थ्योरी बताई थी, क्या बताई थी, सेल थ्योरी,
और सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था, बेसिक यूनिट है लाइफ, सेल्स इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, तो ये इनका था। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब XO, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है, बात समझना, देखो मैं एक बार समझा दूंगी। XO, O मतलब आउट, X मतलब X, अब X बाहर चले गए यानी X मतलब एनर्जी, तो यानी जो X है वो बाहर गई, तो यानी हीट आपकी यहाँ पे रिलीज हो गई, हीट क्या होगी, रिलीज हो गई, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसको फिर से समझो। मान लीजिए सॉलिड, जब आप सॉलिड से लिक्विड पे जाते हो, लिक्विड से आप गैस पे जाते हो, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड पे गए और लिक्विड से गैस पे जाते हो, तो यानी ऐसे तो आएगा आपका, समझना बात को। जब आप सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, यानी लेफ्ट से जब आप राइट जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, एंडोथर्मिक। उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और इस एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो एब्जॉर्ब होती है, या फिर आप इसको गेन भी बोलते हो, समझना बात को, ठीक है जी। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, दूसरा। अब अगर सपोज कीजिए आप क्या कर रहे हो, गैस से गए लिक्विड पे और लिक्विड से गए सॉलिड पे, ठीक है, आप इस तरीके से जा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और इस एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहां पे हीट जो होती है वो आपकी रिलीज होती है या फिर आउट होती है, बस ये आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट पता है, यानी जब आप राइट से लेफ्ट पे गए तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड पे जाते हो तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। XO, इसको ऐसे समझ लो, X आउट हो गई, इसका O ले लो, O मतलब होता है आउट, मतलब रिलीज होना, ठीक है। अब देखो, जब बिना बुझे चूने की जल से आप अभिक्रिया कर दो, यानी जब आप अनस्लेक्ड लाइम से स्लेक्ड लाइम बना रहे होते हो, तो क्या होती है, सबको पता है हीट रिलीज होती है ना। CaO प्लस H2O बनेगा क्या, क्या बनेगा, CaOH2, यही तो बनेगा, प्लस हीट जो होगी, हीट वो आपकी रिलीज हो जाएगी, यानी इसको आप बोलते हो कि हम क्विक लाइम से, है ना, या फिर अनस्लेक्ड लाइम भी आप इसको बोलते हैं, इससे आप क्या बना लेते हो, स्लेक्ड लाइम बना लेते हो, ये इसकी रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो हीट होती है वो आपकी रिलीज होती है, तो जब हीट आपकी रिलीज होगी तो सिंपल ये हमारी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, है ना, ये आपकी ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। दूसरा है अम्ल, अम्ल का तनुकरण, यानी जब आपने क्या करा, जब आपने एसिड के अंदर पानी को डाल दिया तो वहां पे भी हीट आपकी जल्दी से रिलीज होती है, इसलिए बोला जाता है कभी भी एसिड के अंदर पानी मत डालो, हमेशा पानी के अंदर एसिड डालो। तो ये भी आपका हो गया। अगर अब मैं तीसरे की बात करती हूं, यानी जल का वाष्पन, जल का वाष्पन यानी जल यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, यानी जल क्या है, लिक्विड, और जब आप लिक्विड से गैस पे जाओगे तो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, अभी बताया, तो ये गलत हो गया। अब चौथा है कपूर का उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है जब आप सीधा सॉलिड से गैस पे जाते हो, ठीक है, यानी बीच में लिक्विड वाली स्टेट यहाँ पे नहीं आती। तो बताओ मुझे, सॉलिड से सीधा गैस पे यानी लेफ्ट हैंड से राइट पे गए तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑल राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, फ्रिक्शन की बात कर रहा है, फ्रिक्शन क्या होता है पता होना चाहिए भाई, सबको पता होगा आई होप, है ना। ये जो एक फोर्स लग रही होती है, एक अपोजिट फोर्स जब लगती है, जो अपोज करती है, जब आपके कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, उनके बीच में जो एक फोर्स अपोज कर रही होती है, इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है स्टैटिक में, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद आपका स्लाइडिंग, जहां पे आप स्लाइड कर रहे हो, और उसके बाद आपका रोलिंग। जैसे रोलिंग फ्रिक्शन कहां पे, जो आपके व्हील्स होते हैं ना व्हीकल्स के अंदर, उनमें देखने के लिए होता है ना, व्हील्स, है ना, यहाँ पे पहियों में ये वाला होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला फॉर क्रियोलाइट इज, क्रियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Na3Al-F6। इसका हम यूज कहां पे करते हैं, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको आप बोलते हो हीरो, इसको आप बोलते हो हॉल हीरोल्ट, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है।
जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, एल्यूमिनियम का, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना, कई बार पूछ लेता है हॉल्ट-हेरोल्ड प्रोसेस का हम कहां पे यूज करते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड, बताना है आपको यहां पे किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाएगा, ठीक है। अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो किसमें पाते हैं हम, जो आपका एनेलिडा होता है इसमें आपका क्लोज्ड बनेगा। फिर आपका अर्थोपोडा और मोलस्का, इन दोनों में आपका कैसा बनता है, ओपन बनता है, याद रखना ओपन बनता है इन दोनों में, ठीक है। अब एक इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जांपल से पूछा गया एनालिडा का, तो एनालिडा का एग्जांपल्स होता है जैसे आपके अर्थवॉर्म हो गए, ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं, जैसे आपके एग्जांपल्स में हो गया अर्थवॉर्म, या फिर मान लीजिए लीच वगैरह इसमें आ जाते हैं। अगर हम ऑर्थोपोडा का एग्जांपल आ गया, आपसे पूछ लिया गया, कई बार क्वेश्चन घूम के आ सकता है, आपसे मान लीजिए अर्थवॉर्म पूछा और पूछा कि बताइए अर्थवॉर्म या लीच कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपने बता देना है कि एनेलिडा में आते हैं, ठीक है। अगर आपसे अर्थोपोडा का पूछा गया तो अर्थोपोडा में कौन से आते हैं आपके, ठीक है, अर्थोपोडा में कौन से आते हैं, तो उसे बता देना कि इसके अंदर जो हमारे कॉकरोचेस होते हैं, ठीक है, कॉकरोच आ जाता है, इसमें हमारी स्पाइडर आ जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारी बटरफ्लाई आ जाती है, ठीक है जी, बटरफ्लाई। अब अगर आपसे मान लीजिए मोलस्का का पूछ लिया गया तो बताइए मोलस्का में कौन से आते हैं, सो मोलस्का के अंदर आपके स्नेल आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें एक आपका होता है ऑक्टोपस। लेकिन ये जो ऑक्टोपस है याद रखना, ये वैसे तो ओपन के अंदर आता है आपका मोलस्का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे, है ना, यानी क्लोज मतलब जहां पे जो ब्लड है वो फ्लो होता है वेसल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड हो गया, यहां पे ओपन होता है। लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन केस होता है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें कैसा होता है, यहां पे ये ओपन ना होके इसमें क्लोज्ड होता है ऑक्टोपस में, ठीक है। वैसे मोलस्का के अंदर ओपन होता है लेकिन इसमें क्लोज होता है। और अगर आपका नेक्स्ट पूछे कौन सा, इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा का आप एग्जांपल बता देना, जैसे आपकी जो स्टारफिश होती है वो इसमें आ जाती है ना, स्टारफिश हो गई, या फिर आपके सी कुकुम्बर होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एनालिडा, ठीक है, ए हो गया आपका कौन सा, एनालिडा। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, तो यहां से यानी कैसा भी क्वेश्चन वो आपसे बेसिकली पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 31st। ये कह रहे हैं भाई कि एक पोर्टर लिफ्ट्स अ 5 kg लोड, ठीक है, एक पोर्टर है और उसने 15 kg का लोड जो है वो लिफ्ट करा, कहां से, ग्राउंड से, टू अ हाइट, कितनी हाइट पे, 2.0 मीटर, एंड पुट इट, और उसको फिर अपने हेड पे इन्होंने पुट कर लिया। तो यहाँ पे आपको वर्क डन बताना है कि उस पोर्टर ने कितना काम किया, और यहाँ पे आपको जीवी दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोला था, जो भी आपको निकालना है वो आप लिख लीजिए, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = mgh, ठीक है, सभी को पता है। मास आपको दिया है कितना, 15 kg, जी आपको दिया है कितना, 10, और हाइट आपको दी है कितनी, 2। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 न्यूटन मीटर, ठीक है, या फिर 300 आपका जूल, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये कह रहे हैं भाई इनमें से कौन सी सेट ऑफ फिशेस कैसी हैं, एडिबल है। एडिबल मतलब होता है जिनको हम खा सकते हैं, ऐसी कौन सी फिशेस होती हैं। सो जो आपकी कटला है, जो आपकी रोहू है, जो आपकी हिल्सा है, जो आपकी पोम्फ्रेट है, इनको हम खा सकते हैं, और जिनको हम खा सकते हैं उनको हम बेसिकली ट्रू फिशेस भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो झींगा हो गई आपकी, ठीक है, या फिर झींगा मछली, ये जो होती है इनको बेसिकली नहीं खाते। सो जिनको हम नहीं खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, शेल फिश में आती है वो हमारी, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। जिनको आप खा सकते हो वो कौन सी होती है, कटला, रोहू, हिल्सा या फिर पोम्फ्रेट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। आपको इसमें क्या बताना है, इनमें से कौन से प्राइमरी आपके लिम्फोइड्स ऑर्गन्स हैं। पहले तो आप ये जानो कि लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे आपकी WBC का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और मैचुरेशन होता है, यानी जहां पे आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपकी मैचुरेट होती हैं, ठीक है, आपकी परिपक्व होती हैं और आपकी फॉर्म्ड होती हैं। तो ये होता है आपका कौन सा, अस्थि मज्जा और थाइमस, यानी बोन मैरो और थाइमस इसको आप बोलते हैं। सो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो बोन मैरो में अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं बोन मैरो की बात करती हूं तो इसके अंदर आपकी जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, कौन से, बी लिम्फोसाइट्स, वो आपके यहाँ पे मैच्योर होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और अगर आप थाइमस की यहाँ पे बात करते हो तो इसके अंदर आपके कौन सी, टी लिम्फोसाइट्स, कौन से, टी लिम्फोसाइट्स से आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहले वो बोल रहा है जब आप कैंडल को बर्न करते हो, जब आपने एक मोमबत्ती जलाई तो उसके अंदर आपका फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं, और बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा होगा जब आप भौतिक परिवर्तन पढ़ते हो और रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हो, देखो सिंपल सी जल्दी से समझते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जब हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो उसके अंदर जब आपका कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, जब कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जब हम उसको करते हैं किसी क्रिया को तो उसके अंदर आपका एक नया पदार्थ बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेपर को जलाया, ठीक है, तो पेपर जलने के बाद ऐश बन गया। अब क्या आप ऐश से दोबारा पेपर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो जब नहीं बना सकते तो उसको आपने केमिकल चेंज कह दिया। अब यहीं पे मैंने पेपर को क्रश कर दिया, उसको टीयर कर दिया, उसको मोड़ दिया। अब ये बताइए, अब जब आप पेपर को मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद या पेपर को फाड़ दीजिए, क्या फाड़ने के बाद या मोड़ने के बाद कोई नया पदार्थ बना, नहीं बना। तो जब नया पदार्थ नहीं बना तो उसको आप फिजिकल चेंज कहते हो, और जब नया पदार्थ बन गया है ना, जब आपने पेपर को जलाया ऐश बन गई, तो यानी जब वो ऐश बनी, ऐश क्या है, नया सब्सटेंस है, तो यानी जब नया पदार्थ बनता है तो वो आपका केमिकल चेंज होता है, और जब नहीं बनता वो आपका फिजिकल चेंज होता है, सिंपल। तो यानी पहला वाला एकदम सही है, ये आपका फिजिकल चेंज में आता है। मोमबत्ती जलती है, वैक्स के फॉर्म में आ जाती है, वैक्स से आप फिर से कैंडल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब मोमबत्ती जलती जा रही है, वो इतनी बड़ी मोमबत्ती, इतनी छोटी 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 जो उसका बर्निंग है, वो बर्निंग उसका केमिकल चेंज होता है। बात आई समझ में। दूसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट, ये क्या कर लेते हैं, वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज अ फिजिकल चेंज। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो देखो खींचने के बाद रबर बैंड फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। क्या उसके अंदर कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। हमने उसको खींचा, खींचने के बाद फिर से वो वैसी की वैसी होगी। कोई नया सब्सटेंस बना, नहीं बना, सो मतलब वो फिजिकल चेंज है। तो ये भी सही है। अब गलत कौन सा है, थर्ड ही गलत है। अब बता दो थर्ड गलत क्यों है। क्योंकि ये कह रहा है आयरन की एक परत का जिंक के ऊपर निक्षेपण गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई, जो रस्टिंग होती है आपकी, ठीक है, रस्टिंग या आप इसको कॉरिजन बोलते हो, इसको रोकने के लिए जहां पे क्या बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है। पता होगा आप सभी को, आयरन होता है। आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बना देता है, उस पे जंग लग जाती है, उसको रस्टिंग बोलते हैं। अब इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, इस रस्टिंग को कि ताकि रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और इस गैल्वेनाइजेशन के क्या ऊपर क्या होता है, इस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में होता है कि एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, जिंक लेयर, याद रखना, एक जिंक लेयर चढ़ाई जाती है ओवर आयरन। किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में दिया गया था कि यहां पे हम आयरन की लेयर चढ़ा रहे हैं जिंक के ऊपर। ये गलत बात हो गई, उल्टा बोल दिया उसने। जबकि हम क्या करते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, ठीक है। सो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि जब आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है तो कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो में, आपको बताना है। सो दैट इज रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन होता है। और रेनिन क्या होता है, आपके एंजियोटेंसिन होता है उसको एक्टिवेट करता है। इसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है।
ये भी आप याद रखना, कई बार आपसे पूछ सकता है। ये देखो यहाँ पे रेनिन है, यहाँ पे आपका एंजियोटेंशन है, इस तरीके से ये आपका डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है जी। अब अगर आपसे एडीएच के बारे में पूछ ले कि चलो बता दो एडीएच के बारे में, तो यहाँ पे जो एडीएच होता है ना, ये क्या करता है, वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। ये करता है वाटर को रीएब्सॉर्ब, ठीक है, वाटर रीएब्सॉर्प्शन में काम आ रहा है। फिर यहीं पे अगर आपका एल्डोस्टेरिन है तो ये किस में काम आ रहा है, ये बेसिकली आपके Na पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, सोडियम के आयंस को यहाँ पे रीएब्सॉर्ब करता है। क्या करता है, रीएब्सॉर्प्शन में यहाँ पे काम आता है। और ये बेसिकली आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। सो सेकंड इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो ये आपको 2-3 बातें, अगर वो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि चलिए बता दीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि जो आपका पिट्यूटरी है, इसी तरीके से आपका किडनी से पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये आपको 2-3 चीजें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कोई सा भी हार्मोन आपसे पूछ सकता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा रेप्टाइल स्पीसीज जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है, तो कौन सा है आप देख रहे हो, ये आपका घड़ियाल है। क्या है, घड़ियाल। ठीक है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। यहीं पे अगर मैं बंगाल मॉनिटर लिजर्ड की बात करूंगी, सो ये नॉट मतलब लेस कंसर्न में आता है। ठीक है, किसमें आता है, लेस कंसर्न। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे फॉर एग्जाम्पल बात करती हूं ब्लाइंड स्नेक की, तो ये एंडेंजर्ड के अंदर नहीं आता, नॉट एंडेंजर्ड। ठीक है, नॉट एंडेंजर्ड। और अगर मैं ग्रीन टर्टल की बात करती हूँ, सो बेसिकली ये मेरा एंडेंजर्ड के अंदर तो आता है, लेकिन क्रिटिकली नहीं होता। अगर आपसे, क्योंकि आपसे पूछा गया इसमें क्रिटिकल, तो ये आपका क्रिटिकल नहीं होता। ठीक है, सो क्रिटिकल है दैट इज घड़ियाल, याद रखना। हाँ जी, घड़ियाल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, अब बताना इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक कॉन्वेक्स मिरर आपको दिया हुआ है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3.0 मीटर। ये कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए इतनी डिस्टेंस पे, यानी आपको इसकी क्या दिया हुआ है, इसका आपका इनिशियल डिस्टेंस u इसका आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पोजीशन बतानी है, इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो पोल के आगे रखते हैं तो हमेशा जो आपका यू होता है वो कैसे बनता है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो आपको याद रखना है, ये 2-3 रूल्स होते हैं हर मिरर के, बस आप उन 2-3 रूल्स को एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, सो यहाँ पे यू हमेशा नेगेटिव, v हमेशा पॉजिटिव और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इसके अंदर सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सो फोकल लेंथ क्या होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका आधा होता है, r/2 होता है। r कितना है, 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5, कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर आपकी आगे। अब आपको इसमें क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम किससे करेंगे, v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यानी v की वैल्यू निकालोगे तो आप इसके अंदर क्या लगाओगे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अब आपने जो मिरर फॉर्मूला लगाया, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f की वैल्यू कितनी है, 1.5, और 1/u आप क्या लोगे, माइनस में लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों लोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, प्लस 1/v। सो यहां से जब आपकी 1/v की आप वैल्यू निकालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.66 इतना आ जाएगा, जो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 8666 समथिंग आएगा, जो किसके बराबर होगा, प्लस का 1.15 मीटर के इक्वल। ठीक है, प्लस का 1.15 मीटर। और ये जो प्लस का साइन है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज आपकी बनेगी। और ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, आपकी कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हाँ जी, और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गया, आई होप ऑल क्लियर गाइस। बढ़े आगे। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको m दिया गया है और वो एक ही वेलोसिटी से मूव करता है 5 मीटर पर सेकंड, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। कह रहा है अगर उसकी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की मैंने ट्रिपल कर दी तो v से कितनी होगी, 3v हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, कितना होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, अब आपने v को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो v कितनी हो गई, 3v। तो यहां से न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी n मतलब नई, तो नई कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। बात समझना। ठीक है, और आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पुरानी वाली ऑलरेडी दी गई है, जो कितनी है, 25 जूल है।
ये आपको ऑलरेडी गिवन है इसकी वैल्यू 25 जूल, ठीक है, कितना है 25 जूल। अब आपको बताना है इसमें, जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। v कितना है 3v, तो आप 3v का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये 9 हो जाएगा, तो 9 आपने आगे लिख लिया, यहां पे आप लिख लो हाफ mv स्क्वायर, यहां पे बचा, ठीक है। सो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 है, कितनी है 25 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 5 से 45 इंटू 18 कितना आ जाएगा 225, कितना आ जाएगा 225 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल, सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। समझ आया क्यों हो गया, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। मैं इस हाफ mv स्क्वायर को 3v स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 9 में बाहर लिख सकती हूँ, अंदर बचा हाफ mv स्क्वायर, और इस हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 25 जूल, इसकी जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो 9 into 25 जो कि मल्टीप्लाई करके 225 आ गया। सिंपल, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इनमें से कौन सा क्या बताना है, एक्सीटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताना है। सो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये होता है ना कि जब बेसिकली एक सिग्नल भेजते हैं एक न्यूरो से एक सेल से दूसरी सेल तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। और कैसा सिग्नल, जो बेसिकली एक किसके थ्रू बन रहा है, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करके, सिंपल उसको हम यहाँ पे बोलते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिल कोलिन। कौन सा हो जाएगा, एसिटिल कोलिन। ये आपका कौन सा होता है, एक्स में आता है, यानी एक्सीटेटरी होता है। और जो आपका जीजी वाला होता है, डेट इज ग्लाइसिन और गाबा, अगर पूछ ले तो बता देना ये हमारे कौन से होते हैं, इंसिटेटरी होते हैं, ठीक है, ये इन वाले के अंदर आते हैं, ठीक है, इंसिटेटरी के अंदर आते हैं। सिंपल। और अब एक और बात मैं आपको, जो डोपामाइन है ये मे बी, ये कई बार हम इसको इन में भी ले लेते हैं, कई बार इसको हम आउट में भी ले लेते हैं, ठीक है, एक्स में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डोपामाइन है ये किस तरह की, आप ये देख सकते हो डायग्राम के अंदर, है ना, ये किस तरह की, जैसे जो प्लेजर्स वाली फीलिंग्स होती हैं वो यहाँ पे डोपामाइन से हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो एसिटिल कोलिन है, जैसे मान लीजिए आपके मसल्स मूवमेंट है यहाँ पे, ये इस तरह की चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है किसका, प्लांट इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, मान लीजिए ये होता है आपका एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना जो कि धीरे धीरे करके डेवलप होता है, समझ रहे हो, जैसे कैसे, मान लीजिए पहले एक बिल्कुल खाली मैदान है ना, बिल्कुल रॉक एरिया है, सॉइल्स है, वहां पे फिर धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्लांट्स आ गए, ठीक है, फिर मान लीजिए हर्ब्स बनी, शर्ब्स बने, ग्रासलैंड्स बने, प्लांट्स बने, फिर प्लांट से पूरा फॉरेस्ट बन गया, पूरे ट्रीज बन गए, है ना, फिर वहां से पूरे क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन गया। सो ये क्या हो रहा है, पहले कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं से जो प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे वहां पे वो चीज बढ़ती चली जाती है समय के साथ, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है इसका। सिंपल। सो सबसे पहले आपके जो मरुक्रमक होते हैं वो आते हैं, फिर आपके जल क्रमक आते हैं जिसके अंदर आपके, हाँ जी, जिसके अंदर आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आपके कौन से आते हैं, आपके मध्यवर्ती क्रमक आते हैं। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको आप देख लेना, है ना, जैसे आपके सबसे पहले बेयर रॉक्स, फिर आपके लाइकेन, फिर छोटे छोटे प्लांट्स आए, ग्रासेस आई, फिर उसके बाद हर्ब शर्ब्स आए, फिर बड़े बड़े प्लांट्स आए, यानी कि जो आपका स्टार्ट होता है डेट इज पियोनियर स्पीसीज से लेके इंटरमीडिएट, और फिर नेक्स्ट आपका बिल्कुल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। आप देख रहे हो पहले कैसा था यहाँ पे, ओफो, ये देखो पहले कैसा था यहाँ पे, ठीक है, फिर ये देखो कैसा बना, फिर छोटे छोटे प्लांट्स, फिर बड़े बड़े, और फिर पूरा एक जंगल बन गया, पूरा फॉरेस्ट बन गया। सो एक पूरा सीक्वेंस होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा मिरर हम यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर व्हीकल्स के अंदर। आप देख रहे हो कार के पीछे ये जो एक मिरर लगा है, तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फील्ड होता है, इसको कहते हैं लार्ज फील्ड व्यू आता है ना। इस वजह से हम कौन से मिरर का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इमेज को बनाता है छोटी और फील्ड को बनाता है ज्यादा, जिससे कि हम देखिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाता है छोटा। अगर ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए तो फिर तो तुम बस उस एक गाड़ी को ही देख पाओगे और यही नहीं पता लगा पाओगे किस साइड में है, कितना दूर है, कितना पास है। तो इसलिए हम कहते हैं छोटा यानी स्मॉल, स्मॉल यानी कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल, जो छोटी इमेज बना रहा होता है। और कॉन्केव में कौन सी इमेज जाती है आपकी, मैग्नीफाइड, बड़ी इमेजेस जाती हैं। कौन सी जाती है, मैग्नीफाइड, है ना। और ये कहाँ पे यूज कर रहे होते हो आप कॉन्केव मिरर का, जैसे जो आपके शेविंग मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके शेविंग मिरर्स होते हैं वहां पे कर रहे होते हो, या जो आपके मेकअप मिरर्स होते हैं ना, मेकअप के अंदर जो आता है करने के लिए, वहां पे आप किसका यूज करते हो, इन्हीं का यूज करते हो। इस तरीके से जो डेंटिस्ट होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ताकि दांतों की इमेज बड़ी दिखे, है ना।
सो ये होता है आपका जो मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यहाँ पे छोटी स्मॉल इमेज बनती है, रियर व्यू मिरर इसको आप बोलते हो, है ना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यस ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, बात समझना, डिटर्जेंट और सोप दोनों में अंतर होता है, और ये दोनों का अंतर मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसको आप एक बार देख लेना, ये सोप है ये डिटर्जेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है एक सिंथेटिक डिटर्जेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, पहले समझो, ये जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है इसके अंदर मेरे दो पार्ट्स होते हैं, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेरा कौन सा एक होता है मेरा इसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड जिसको आप बोलते हो, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें मेरा हाइड्रोफोबिक, ये याद रखना। इस बार आपसे पूछ लिया क्या, इस बार आपसे इन्होंने हाइड्रोफिलिक हेड पूछ लिया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे हाइड्रोफोबिक टेल पूछ ले। तो ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये क्या करता है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, ये भी आपको याद रखना है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सल्फोनेट जो ग्रुप होता है वो इसके अंदर आता है, यानी कि कौन सा, इसमें सल्फोनेट ग्रुप, यानी थर्ड इज द राइट आंसर, सोडियम सॉल्ट। डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं, फिर से समझना, कौन सा, सल्फोनेट। और अगर हाइड्रोफोबिक टेल की बात करेगा तो ये क्या करता है, ऑयल को या फिर जो ग्रीस होती है, ग्रीस, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करता है, ऑयल को या ग्रीस को। और ये जो आता है ये किसके अंदर आ जाता है, आपका हाइड्रोकार्बन चेन, ये ना आपका हाइड्रोकार्बन चेन, ये इसमें आता है, ठीक है, तो इसको भी आप लिख लेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे बनाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इनमें से कि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप आएगा, तो भाई ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप आता है ना ये डिटर्जेंट में नहीं आता, याद रखना, ये सोप में आता है। ऐसे ये वाला कार्बोनेट ग्रुप ये भी आपका किस में जाता है, सोप में जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये डिटर्जेंट की बात कर रहा है बस। फोबिक मतलब टेल, और टेल वाला पार्ट ऑयल और ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। सो हार्ट इनमें कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कौन सा करता है। सो हार्ट करता है हमारा ANH, यानी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या हार्मोन आप इसको बोलते हो, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा हार्ट रिलीज करता है। ये कहां से स्टार्ट होता है, हार्ट के एट्रियल पार्ट से, जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है एट्रियल, यहां से रिलीज होता है। जब ब्लड बीपी लेवल बढ़ता है तब ये हमारा एक्सक्रीट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम यानी कि जो Na है और जो वाटर है, ठीक है, उसको बेसिकली एक्सक्रीट करके और फिर उसको नॉर्मल किया जाता है। सो यानी ए इज द राइट आंसर, बात आई समझ में, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये करता है। अब दूसरा है, अगर मान लो आपसे नोरा के बारे में पूछ ले, किसके बारे में पूछ ले, नॉरेड्रीनेलिन के बारे में। सो ये होता है यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसको आप बोलते हो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन आप इसको बोलते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले एड्रीनेलिन के बारे में, सो ये हमारा स्ट्रेस और इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। कौन सा, स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, यहां पे वाली बात आप याद रखेंगे। सो ये दो तीन यहाँ पे चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी है। अब ये जो आपका होता है डेट इज वैसोप्रेसिन, ये क्या करता है, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे करता है, ठीक है। अगर हार्ट की जगह आपसे किडनी पूछ ले तो किडनी कौन सा कर रही होती है, डेट इज रेनिन, ठीक है, ये आप याद रखना, डेट इज किडनी कर रही होती है। इसी तरीके से आपका मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड आपसे पूछ ली कि कौन सा कर रही होती है, आप बता देना कि ठीक है ADH कर रही होती है, ये कर रही होती है, ठीक है। ऐसे आपको बेसिकली दो तीन हार्मोन्स पता होने चाहिए क्योंकि कोई भी वो आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सेक्सुअल बोन्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्कल के अंदर, टोटल 14 होती है, याद रखना कितनी होती है, 14। अगर आप इनको काउंट करोगे इन सबके अंदर दो, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2, बस वोमर के अंदर 1 होता है, मैंटिबल के अंदर भी 1 होता है, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट मिसिंग है, ठीक है, जो आपका ये होता है ना नेजल वाला पार्ट, इसमें एक इंफीरियर वाला भी आता है, इंफीरियर नेजल करके, उसके अंदर भी आपकी कितनी होती है, 2 होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है, ठीक है। चलिए आई होप ऑल क्लियर गाइज, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको यहाँ पे बताना एक apparatus शो आपको हो रहा है और इसमें स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अलग अलग गैसेस का हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं।
सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे। तो इनमें से कौन सा पेयर होगा गैसेस का जो डिफ्यूज करेगा इनटू वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड में? सिंपल। तो देखो डिफ्यूजन जो हो रहा है, ठीक है, अलग अलग आपको एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सिंपल समझना, जिसका मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा वहां पे डिफ्यूजन बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। तो अगर मैं सबका अलग अलग निकालती हूँ, मान लो मैंने NH3 का निकाला, ठीक है, N का कितना होता है सोडियम, तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, सॉरी N मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, सोडियम Na होता है जिसका 23 होता है, so कितना हो जाएगा 14, हाइड्रोजन का होता है 1 यानी 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, 17 हो गया। अब आप H2 का निकाल लीजिए, ठीक है, H2 का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को अगर आप, यानी ये भी अलग आ रहा है ये भी अलग आ रहा है, तो ये तो होना नहीं है। अब आप CO का निकालेंगे सिमिलरली, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है, 28 हो गया। उसके बाद SO यानी इसका निकालेंगे, सल्फर का कितना होता है 30, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इन दोनों को निकाल लीजिए, 3 और 1 4, और कितना हो जाएगा 28, ठीक है, ये हो जाएगा कि 48 हो गया। उसके बाद ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों भी अलग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CO एंड N2, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 और 16 कितने होता है, ये होते हैं आपके 28 होते हैं। फिर आप निकालेंगे N2, ठीक है, N2 का नाइट्रोजन का कितना होता है 14, एंड 14 इंटू 2 कितने होते हैं 28, ये देखो दोनों का बराबर आ गया, सिंपल, दोनों का बराबर आ गया। तो यानी क्योंकि यहाँ पे सेम स्पीड पे सारे जो आपके थे, सेम टेम्परेचर था, सेम प्रेशर था, तो दोनों, जिसका एटॉमिक मास दोनों का बराबर होगा, ठीक है, उसी का डिफ्यूजन रेट यहाँ पे हमको बता देना है कि बेसिकली सेम ही हो जाएगा। सो कितना हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप फोर्थ का निकाल लेना, NH3 Na दोनों का अलग अलग आ जाएगा। चलो इसको भी देख लेते हैं, फोर्थ वाले को भी, है ना, NH3 अब कितना हो जाएगा, N का होता है 14, ये हो गया 3, 4 3 कितने होते हैं 7, यानी कि 17 हो गया है, तो सिंपल। और अगर मैं Na का देखती हूँ सोडियम, तो सोडियम का आपको पता है 23 होता है, ये दोनों भी अलग हो गए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। अब आपको बहुत सारे मेटल्स दिए हुए हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आई नो वेरी वेल। सो इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। हाँ जी, वो हम जल्दी से एक ट्रिक देख लेते हैं। उस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपका कुछ भी आ जाए, कोई भी सीक्वेंस आ जाए, आप बहुत इजीली बता सकते हो। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आपकी कल नाना, कल नाना, कल नाना कार में अलमीरा हाँ जी, कल नाना कार में अलमीरा जरूर फेंक लें, कल नाना कार में अलमीरा जरूर फेंक ले। उसके बाद आगे यहाँ पे आप ट्रिक लिखेंगे, कॉपी अंगद आए, कॉपी, ये आपको यहाँ पे पूरा शोर है ना, कॉपी यहीं पे देख लेना, ठीक है। अंगद को आप AG ऐसे लिख लेना, कॉपी अंगद आए, ये पूरी एक ट्रिक है, ठीक है। कल नाना कार में अलमीरा जरूर फेंक ले, कॉपी अंगद आए, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो इसमें अलग अलग आपके क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आपके एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो कि कैसे लिए गए हैं, आपके अलग अलग लिए गए हैं, ठीक है। कैसे लिए गए अलग अलग, देखो एक बार इसको देखते हैं जल्दी से। देखो के से होता है आपका, के किसको बोलते हो, पोटेशियम को बोलते हो, समझना जल्दी से। के होता है पोटेशियम और इसका सिंबल होता है के, तो कल से हो गया आपका पोटेशियम के। नाना यानी Na किसको बोलते हो आप, सोडियम को बोलते हो, Na यानी सोडियम और इसका सिंबल कितना होता है Na होता है, ठीक है। Ca मतलब होता है आपका कैल्शियम, आपका हो गया कैल्शियम यानी Ca इसका सिंबल होता है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, सिंबल होता है Mg। Al से हो गया आपका एल्यूमिनियम, Al से हो गया आपका एल्यूमिनियम, सिंबल होता है Al। Zr से हो गया आपका जिंक, सिंबल होता है Zn, ठीक है। Fe से हो गया आपका आयरन, आयरन और सिंबल होता है Fe। Li से हो गया आपका लेड, ठीक है, और सिंबल होता है इसका Pb, ठीक है। उसके बाद कॉपी अंगद आए, बात समझना, तो कॉपी से हो गया आपका कॉपर और सिंबल होता है Cu। अंगद, अंगद से हो गया आपका, अंगद से हो गया आपका सिल्वर,
क्या होता है, सिल्वर होता है, और सिंबल होता है इसका Ag, ठीक है। और I से होता है आपका गोल्ड, और सिंबल होता है इसका Au। अब आप मुझे बता दो, इस ट्रिक से कितना आसान हो गया। अब आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते, कल नाना कार में अलमीरा जरूर फेंक लें, कॉपी अंगद आए। अब आप मुझे इसके थ्रू बताना, सबसे पहले कौन सा आएगा, सोडियम या पोटेशियम? तो पोटेशियम तो है नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम आएगा भाई, ठीक है, सोडियम आएगा, बात समझना, सोडियम, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कौन सा लेंगे, जिंक लेंगे, और फिर आयरन लेंगे, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। और ये आपके किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बात आई समझ में? अब आप इसका इंक्रीजिंग भी कर सकते हो, इंक्रीजिंग वाले में ये वाले पहले आ जाएंगे, नीचे वाले ऊपर वाले बाद में आ जाएंगे, सिंपल। अब आप भूलेंगे नहीं। चले, जिंक के बाद आयरन आएगा, आप देखो इसमें सीक्वेंस में जिंक के बाद आयरन है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है ना, बस तो यही तो देखना था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, एक जो स्पर्म्स है वो बेसिकली रिलीज हो रहे हैं किसमें से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पर्मिएशन, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। अब इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन होता है जब बॉडी से बाहर निकलते हैं, इजैकुएट होते हैं, है ना, बॉडी से बाहर जब निकलते हैं उसको हम कहते हैं इजैकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे है ये जो स्पर्मेटो, देखो यहाँ का मैटो पकड़ लो और यहाँ का मियो पकड़ लो, यहाँ का मैटो पकड़ लो, यहाँ का मियो। तो ये जो मैटो है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और मियो वाले में क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, ठीक है। सो ये 2-3 वर्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लीजिए कि बताइए मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, तो आप लोग बता देना जेनेसिस में होता है। और अगर आपसे पूछे फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो बता देना मैटो वाले में होता है, जेनेसिस के अंदर होता है, ठीक है। इजैकुलेशन में क्या होता है वो आप बता देना, स्पर्मिएशन में क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होते हैं, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, अलग अलग जोन्स ऑफ अ फ्लेम। फ्लेम यानी जो आपकी ज्वाला आपको दी गई है उसका आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 3 होते हैं, बात समझना, इसमें आपके 3 होते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी मान लीजिए फ्लेम है, ये क्या है, कोई फ्लेम है, तो इस फ्लेम के अंदर 1, 2 और 3 ऐसे जाते हैं। जो पहला जाता है उसको हम बोलते हैं इनर मोस्ट, जो सबसे बाहर होगी, ठीक है। फिर बीच में कौन सी होती है, मिडल मोस्ट, जो बीच में होती है, और सबसे अंदर जो होती है वो इनर मोस्ट होती है, और जो सबसे बाहर होती है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये ऐसी 3 लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट। अब ये जो इनर मोस्ट होती है सबसे अंदर, इसमें जो कलर आपको मिलेगा, ठीक है, वो कैसा मिलेगा, इसमें कलर आपको मिलेगा या तो ब्लैक मिलेगा या कोई भी मतलब डार्क कलर आपको यहाँ पे मिलता है, अगर कलर की बात करते हैं। मिडिल के अंदर जो आपको कलर मिलेगा वो येलो मिलेगा, ठीक है, येलो। और आउटर में अगर आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, ब्लू, है ना, नीला मिलेगा। बात आई समझ में? चलिए अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जो आपकी इनर मोस्ट है, यहाँ पे जो ताप होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, टेम्परेचर लो आप इसमें बोलोगे। और टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे कंबशन नहीं होता, ठीक है, कंबशन नहीं होगा या ना के बराबर, आप इसको लिखोगे, या तो नहीं होगा या ना के बराबर होगा। अगर मैं येलो वाले की बात करती हूँ, यहाँ पे मॉडरेट होता है टेम्परेचर, कैसा होता है, मॉडरेट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे जो कंबशन होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट, ये भी याद रखना, कैसा होता है, इनकम्प्लीट। और अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है हाई, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे कंप्लीट क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, कैसा होता है, कंप्लीट कंबशन। तो ये पूरी एक प्रॉपर टेबल हो गई। अब आप इस टेबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताओ मुझे, और ये तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, इनर मोस्ट, मिडिल मोस्ट और आउटर मोस्ट, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो पहला है आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट पार्ट है, जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर ये सबसे ज्यादा है और कंप्लीट कंबशन है। दूसरा देखो जो मिडिल है वो रेड इन कलर,
तो मिडिल तो येलो होती है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है इनर मोस्ट जोन, जो ये वाली है ये मॉडरेटली हॉट होती है, तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, मॉडरेट तो मिडिल में होता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद इनर मोस्ट जोन का ब्लू कलर होता है, जबकि इनर मोस्ट का तो ब्लैक या फिर डार्क कलर होता है, तो ये भी गलत हो गया। सो यानी ए इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर बनेगा इसका? पहला वाला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? थम्स अप कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं बाद में आपके कमेंट्स रीड आउट कर लूंगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रैक्शनल चेंज बताना है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। बस इसमें आप एक पॉइंट याद कर लो, ये ना आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बड़ा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, आई थिंक 11th क्लास में, वहां से क्वेश्चन आया इसमें, तो उसको अगर आप चाहो तो उसको पूरा करके देख सकते हो। बाकी उसकी एक वैल्यू होती है फ्रैक्शनल चेंज की। आप समझना, जब आप हाइट पे जाते हो तो जो आपकी ग्रेविटेशन है, जो जी है, वो आपका घटता है, डिक्रीज होता है। बात नहीं समझ में? तो वहां पे हम क्या ले लेते हैं, इसलिए आर प्लस एच ले लेते हैं, वैल्यू को आर प्लस एच ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू आती है फ्रैक्शनल चेंज की, या तो डायरेक्टली आप वैल्यूज को देख लीजिए, सीधा क्वेश्चन आता है सीधा कि फ्रैक्शनल चेंज जो होता है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे 2h अपॉन आर। कितना हो जाता है? 2h अपॉन आर। जब आप इसको पूरी वैल्यू में पुट करते हो ना, तो जो फ्रैक्शनल चेंज निकल के आता है वो ऐसे आता है, g माइनस जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2h अपॉन आर। जब आप इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं, सिंपल, तो ये पूरा एक आपका क्या था, न्यूमेरिकल में है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2h अपॉन आर। अगर कभी भी एग्जाम में है तो डायरेक्टली इसको याद कर लो कि ये हमारी वैल्यू होती है फ्रैक्शनल चेंज की। उसके बाद इनमें से कौन सा मीडियम आपको बताना है जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे ज्यादा होती है, तो पता होना चाहिए भाई, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है, और वैक्यूम में तो भाई साउंड आपकी ट्रेवल ही नहीं होती। ठीक है, फिर आपका आता है जहां पे नहीं होती है। ठीक है, सो पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस आपका रहता है। तो आपको बताना है इनमें से सॉलिड कौन सा है। भाई ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, सिंपल। और सॉलिड में भी जो एलॉयज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये रहती है, सॉलिड में भी एलॉयज में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 kg का ब्लॉक दिया हुआ है और उसको आपने टेबल पे रखा, उसकी लेंथ है, विड्थ है और उसकी हाइट है 10, 20 और 40। अब प्रेशर एक्सर्ट बताना है कितना होगा। तो देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, mg, यहां से आप f निकाल लीजिए, यहां से l इंटू बी से करके आप एरिया निकाल लीजिए। तो पहले मैं अगर फोर्स निकालती हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, m कितना दिया हुआ है 5 और g कितना दिया हुआ है आपको 9.8। कितना दिया है 9.8। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 49 न्यूटन। जब आप इसको सॉल्व करते हो, सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 और दैट इज 49 न्यूटन आपकी आ जाएगी। 45 प्लस 4 कर सकते हो आप इसको, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने इसको कर दिया, अब आपको निकालना है एरिया। एरिया कितना होता है, L इंटू बी से आप एरिया निकालेंगे। सो पहली बात तो ये आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ये भी देख लो, ये सेंटीमीटर में, आप इसको मीटर में चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि आंसर आपको मीटर 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 में दिया हुआ है। ठीक है, सो 10 को आप चेंज करोगे तो 0.10 आ जाएगा और 20 को चेंज करोगे तो 0.20। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर, इतना आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब आप इनको उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, किसमें, प्रेशर वाले में। तो जब आप इसको प्रेशर में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49 अपॉन 0.02। ठीक है, 49 अपॉन 0.02। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा इसका, 49 को उससे आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितने न्यूटन्स आ जाएंगे आपको बता देना है। करिए करिए, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए 2 से आपने कट करा 24.5 समथिंग, यानी 2450 है ना, ये आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 2450 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है जी, सो सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो देखो, ये कह रहे हैं एल्विन ने जो है सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक बताई, तो जबकि गलत है, क्योंकि जो आपकी सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक थी वो किसने बताई थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जो सदर्न वाली थी
उसके अंदर पहले तो बताया क्या, डीएनए का, डीएनए के बारे में, और एक बताई किसने थी, ये ईएम सदरन ने ही बताई थी। किसने, ईएम सदरन ने, ठीक है, इन्होंने इसको बताया, पहला पॉइंट। उसके बाद अगर नॉर्थर्न की बात करें, नदरन की बात करें, ठीक है, तो इसमें बताया था आरएनए के बारे में, और ये किसने बताया था, ये बताया था आपके इन्होंने, एल्विन ने, ये था एल्विन का। और जो तीसरा है आपका टोविन, ये आपका सही है, थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि टोविन ने बताया था वेस्टर्न, और वेस्टर्न के अंदर कौन सी आती है आपकी, प्रोटीन। अगर पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, सदर्न में कौन सी टेक्निक, डीएनए, नॉर्थर्न में आरएनए, वेस्टर्न में प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास, आपको पता है रेयर टू डेंसर जाती है, सिंपल। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी ग्लास में कितनी होगी। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, बता दीजिए जल्दी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है कि स्पीड जो होती है किसकी, लाइट की, ठीक है। यहां पे दोबारा से लिख देती हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, जो आपका वैक्यूम है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट किसमें, जो भी आपका मीडियम है, ये आपको लिखना होता है, ठीक है जी। अब आपको निकालना क्या है, ग्लास में निकालना है, वैक्यूम अपॉन ग्लास, क्योंकि आपको मीडियम ग्लास दिया हुआ है। सो आप सिंपल से निकाल लीजिए, कैसे हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50 इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए मीडियम का आपको निकालना है जो कि ग्लास है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जब इसको आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट आपके ऑप्शन में ये आंसर है नहीं, तो इसके आसपास का देख लो, तो डेट इज 1.5, फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि जब आप 1.5 को अप्रॉक्स करके 2 ही तो लिखते हो या नहीं लिखते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। 2 यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है, देखो एसिड बेस की बात नहीं कर रहा, इंडिकेटर की बात कर रहा है, सूचक की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि इनमें से जो टर्मेरिक होता है ना, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, वो आपका एसिड बेस है। जब आप इसको एसिड पे डालोगे तो वो सेम कलर देगा, येलो, बेस पे डालोगे तो कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। तो ये आपका, इसी तरीके से आपका लिटमस कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है आपका लिटमस। और अगर मैं मान लीजिए सिंथेटिक की बात करती हूँ तो उसमें मिथाइल ऑरेंज आ जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या फिनाइफेथोलिन है ना, ऐसे मतलब थेलिन यानी फिनाइफेथेलिन, ऐसे बहुत से कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। सो जो टर्मेरिक है वो आपका क्या होता है, इंडिकेटर की तरह हम उसको यूज करते हैं। आप देखिए डायग्राम में, न्यूट्रल रहता है येलो कलर देता है, एसिड में जाके भी येलो ही देता है, बेस में चला जाएगा तो वर्मिलिन, टर्मेरिक प्लस लाइम थोड़ा ऐसे रेड कलर देगा, या डार्क कलर है ना, रेडिश टाइप में कलर देता है, रेडिश ब्राउन, डार्क रेड आप इसको बोलते हो। अब जो विनेगर है ये तो सिंपल आपका एसिड हो गया, ठीक है। लाइम वाटर ये आपका बेस हो गया, बेकिंग सोडा ये भी आपका बेस हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ साइंस को। तो ये कह रहा है कि साइंटिस्ट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहते हैं अपने काम में, क्या ये नेचर ऑफ साइंस है। दूसरा, भाई कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, ये कह रहा है मतलब पूरे बिल्कुल, ठीक है, हम मानते हैं कि वो अपने उसमें मतलब उद्देश्य परक होते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बट एक वही काम नहीं होता। उसके बाद है केवल साइंटिफिक मेथड इज द ओनली, करते ही नेगेटिव बात हो जाती है ना, गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। उसके बाद है साइंस एक सिस्टम है बिलीफ्स का, भाई बिलीफ्स का नहीं है, साइंस हमेशा किस पे जाती है, एविडेंस मांगती है, याद रखना, साइंस हमेशा फैक्ट्स मांगती है, यानी साइंस जो बात करती है वो तथ्यों पर बात करती है, ना कि बिलीफ्स पर, फेथ्स पर, या फिर अंधविश्वास पर यहाँ पे साइंस बात नहीं करती है। सो जो बेस्ट है दैट इज फोर्थ इज द राइट आंसर, कि जो साइंस है वो कैसा होती है, सोशल इन नेचर होती है। कैसी होती है, सामाजिक होती है, ठीक है, क्योंकि जब हम साइंस पढ़ते हैं हम तो हर एक कंटेक्स्ट से हम रिलेट करके पढ़ते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे हर चीज का ध्यान रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशल इन नेचर। चलिए
ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली सेम रहेगा आपका, क्योंकि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, ओनली एक पेरेंट होगा, ठीक है, वन पेरेंट होगा, सिंपल। और वन पेरेंट की वजह से यहाँ पे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, ठीक है, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो जिसकी वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं वो इसमें नहीं हो पाता है। सो यानी कि वो हमारे आकारिक भी और अनुवांशिकी में दोनों में आपके समान रहते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ऑल क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो भाई सिंपल है, कोक का हम यूज करते हैं, ये पीने वाली कोक नहीं है, कभी तुम इसको पेप्सी और कोका कोला समझ लो, है ना, कोक। और इस कोक से ही, जैसे जो कोल होता है ना उसकी फॉर्म आप समझेंगे, है ना, तो जो कोक होता है उसका हम यहां से हम सारी चीजों को निकालते हैं, फिर उसकी अलग अलग फॉर्म्स निकालते हैं, यहाँ पे कोल गैस, कोल तार, ऐसे करके। सो यहीं से एक्सट्रैक्ट होते हैं मेटल्स, जैसे जिंक में कम कर रहे हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके से जिंक में, आयरन, एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। सो इसको हम यूज करते हैं कोक, याद रखना किसमें आता है सबसे ज्यादा जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, डेट इज कोक। और ये आपको दिया हुआ है, ये आपके कोक भाई साहब है, यहीं से आपका कार्बन निकल के आता है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना है आपको कौन सा सही होता है। तो देखो जो हाउस फ्लाई है, ये बोल रहे हैं मधुमक्खी में शौकीन प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई के अंदर स्पंजिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, आप देख रहे हो ये कैसा है, स्पंजी, या आगे आगे देख रहे हो एकदम ऐसे स्पंज टाइप के, सही बात है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि हनी बी के अंदर बाइटिंग और च्युइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो देखो जो हनी बी होता है उसके अंदर बाइटिंग और च्युइंग नहीं होते, उसके अंदर आपके कैसे होते हैं, लैपिंग, बाइटिंग की जगह कैसे होते हैं, लैपिंग। लैपिंग देखे आपने हनी बी के अंदर, है ना, ऐसे डंक टाइप का, जिससे वो क्या करती है, सक करती है ना, जो रस वगैरह होते हैं उसको पीती है। तो ये बाइटिंग नहीं होता, बाइटिंग की जगह वहां पे कैसे होते हैं, लैपिंग होते हैं, ठीक है, कैसे होता है, लैपिंग। तो याद रखना लैपिंग, तो ये गलत हो गया आपका दूसरा वाला। उसके बाद तीसरा है कि जो तितली होती है उसके अंदर आपके कैसे पाए, विनालीय प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं बटरफ्लाई में। सो ये ठीक है। लेकिन जो कॉकरोच है उसके अंदर बोल रहा है च्विंग और लैपिंग मिलते हैं, तो जो कॉकरोच है उसके अंदर आपके च्विंग और लैपिंग नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके बाइटिंग वाले मिलेंगे आपको। सो ये इस तरीके से गलत हो जाता है। तो सही कौन सा है, दैट इज फर्स्ट, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़े, ऑल क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है ब्राउन कोल हैविंग लो कार्बन कंटेंट। ब्राउन कोल है जिसके अंदर आपका बहुत ही क्या है, लो कार्बन कंटेंट है, ठीक है, दैट इज 60 to 70%। हाई मॉइस्चर है और उसको पावर प्लांट्स में यूज करते हैं। सो वो कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है, इसके अंदर आपको कम मिलेगा। ये सबसे ज्यादा लो फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हो पीट, ये सबसे, देखो ये पीट है, पीट सबसे लो फॉर्म, फिर लिग्नाइट होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलते हैं एबुडेंस फॉर्म में, वो आपके कौन से होते हैं, बिटुमिनस, ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया फॉर्म होती है वो आपकी कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। ये बिल्कुल आपको एकदम ऐसे काले, थोड़े हार्ड, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, उसके बाद है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपको बताना है, देखो टेम्परेचर चेंज होता है जब आप चेंज ऑफ स्टेट करते हो, टेम्परेचर बदलता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज लेटेंट हीट, है ना। जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप पढ़ते हो, जैसे आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, अब उस 100 डिग्री, आपको पता है कि जो मेल्ट होता है या जो बॉइल होता है, बॉइलिंग ऑफ टेम्परेचर कितना होता है किसी भी चीज का, बॉइलिंग ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री। जब आप उतना पूरा 100 डिग्री पे पहुंच जाओगे, उसके बाद आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ा देना, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो पहले से निश्चित है कि 100 डिग्री होता है, उससे ऊपर आप कितना बढ़ा दो, फिर उसमें जो वो टेम्परेचर, वो जो ताप, वो जो ऊष्मा लग रही होती है, वो उसकी क्या होती है, उसकी एनर्जी को, स्टेट को चेंज करने में लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर चेंज नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, जब आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जाते हो तो ड्राई आइस चेंज हो जाती है गैसियस स्टेट में। आपको पता है ना ड्राई आइस क्या होते हैं, जिसको आप सॉलिड CO2 बोलते हो, क्या बोलते हो, सॉलिड CO2, किसको, ड्राई आइस को। तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है
हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंडिकेट करता है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एकदम मतलब गलत बात बोलती। तो मुझे खुद बताओ, अगर हम किसी भी चीज का भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका मतलब यही तो होगा कि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, वीक है। कर दी गलत बात। चलो फोर्थ पे आ जाओ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आप पानी को उबाल रहे हो, वाष्पीकरण वहां पे जा रहा है, तो वेपर बनने में तो ज्यादा हीट आपकी जा रही होगी, है ना। और फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग को बोलते हैं। तो मेल्टिंग कौन सा बड़ा होता है, वेपर या मेल्टिंग? सिंपल मैम, जो हमारा जो वेपर होता है, तो यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है हमेशा किससे, फ्यूजन से। फ्यूजन में तो मेल्टिंग कर रहे होते हैं, और वेपर में तो वेपर बन रहे होते हैं, बॉइलिंग हो रही होती है। सिंपल। सो यानी फर्स्ट और सॉरी कौन सा सही होगा इसमें, आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाएंगे, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एब्स्ट्रैक्ट टीजीटी साइंस में पूछे जाते हैं। और आप लोग बताना सेशन कैसा लगा है आपको, कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना और शेयर भी करना। सो थैंक यू सो मच गाइज।